अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आपको रोही एट 10 में वेलकम करते हैं एक नए हसीन दिन और एक नई सुबह के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। जनाब, आपसे उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां जहां भी होंगे बहुत शादोआबाद होंगे और खुशबाश होंगे। और सोमवार का दिन है, आज का दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। वैसे तो किसी दौर में हमें सोमवार का दिन जो है वो नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि सारी बात है स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे कि जनाब अब जाना पड़ रहा है, और वो तो चलें एक स्टूडेंट लाइफ की बात थी। लेकिन अब जो है जो लोग जॉब पे जा रहे होते हैं वो कई दफा कह रहे होते हैं हो संडे की शाम को ही फीलिंग चेंज होना शुरू हो जाती है, खत्म हो गया वीकेंड। लेकिन ये है कि वीकेंड की खास बात है आप लोग फ्रेश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, और कुछ नहीं तो सो के आपका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मेरा खुद का जो वीकेंड था वो मैंने सोचा था कि कहीं घूमने फिरने जाएंगे और फ्रेश होंगे, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि एक तो थोड़ी सी तबीयत जो थी वो अप डाउन थी। सर्दियां आपको पता है कि स्टार्ट हो चुकी हैं और सब लोग जो हैं वो सर्दी के मजे लेने के चक्कर में जो है वो कुछ अभी विंटर कपड़े वगैरह नहीं निकाले हुए या नहीं पहन रहे होंगे, तो फिर उनका वही हाल होता है जो मेरा हुआ था कि मुझे ठंड लग गई थी और फिर यह है कि थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम भी हो गया था। लेकिन ये सिर्फ ठंड वाली कफ है। इसके साथ साथ आप लोगों को भी जनाब विंटर जो है उसके लिए खुशामदीद। आई होप सो कि आप लोगों ने तैयारियां की होंगी। और ऐसे लोग, ऐसे हजरात जिनको ये लगता है कि जनाब आज सोमवार है और हमारे लिए जो है हम ऑफिस जा रहे हैं और क्या है वो कई दफा मूड बना लेते हैं, तो जनाब आप खुश होके जाइए, क्योंकि हफ्ते का जो आगाज है वो बड़े खुश होके बड़े मुस्बत अंदाज में करना चाहिए। क्योंकि जो एक मुस्बत आपके अंदर जो एक सोच होती है वो मुस्बत तब्दीलियां लेकर आती है। तो इस खुशी और इस मुस्बत सोच के साथ हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जनाब विंटर आपको पता है कि स्टार्ट हो चुका है और उसके साथ साथ जाहिर बात है तब्दीलियां आती है। आपको इसकी स्किन केयर जो है वो तब्दील करनी पड़ती है, आपको अपने बालों का ख्याल जो है वो डिफरेंट तरीके से रखना पड़ सकता है, और जो है उसके लिए जाहिर बात है ऑयल है, या अगर उसकी नरिशमेंट के लिए आपको कोई भी टोटके करने हैं तो वो क्या हैं। तो आज के शो में आपको ये सब कुछ पता चलेगा। स्किन केयर है, बालों का केयर विंटर के हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जाहिर बात है आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि वर्ल्ड पोलियो डे था, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पोलियो की इरेडिकेशन के लिए या पोलियो के खात्मे के लिए अवेयरनेस दी जाती है और उस पर बहुत सारी तकरीबात होती हैं और उस पर बात होती है। तो हम उस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। आज का शो जो है वो आपके लिए दोनों लिहाज से बहुत ही अच्छा और एक पावर पैक होने वाला है, तो डोंट मिस इट। और चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपने मेहमानों से और मिलते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में और आपकी स्किन और हेल्थ केयर दोनों के बारे में। तो हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद है सैयदा बुशरा, जो कि ब्यूटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरे शहवार, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुशरा आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वेलकम टू द शो। मैंने जो है आज लोगों को इतना बता दिया है कि जनाब आप बालों का और स्किन का, कि अब जो है वो हमें उनको काफी सारी जो है वो टिप्स मजे मजे की देनी पड़ेंगी, और ये मेरे लिए भी बड़ी हेल्पफुल बात है। सारी बात है हम लोग भी डेली आयरनिंग और जो है वो उससे गुजरते हैं, तो जो गर्ल्स भी कॉलेज में करती हैं तो उनके लिए भी बड़ी आज की जो है वो शो आज का बहुत अच्छा होने वाला है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शामीर एजाज सहारन साहब, जो कि हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, और उनसे हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में और वर्ल्ड पोलियो डे और इरेडिकेशन और मुल्तान में जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है इसके बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शामीर एजाज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, वेलकम टू द शो। आपके दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही एक सबसे पहले मैं बुशरा आपसे बात करूंगी। ये जो कहा जाता है कि आपकी जो सिर्फ लड़कियों को बताया जाता है कि टोटके कर लो, ठीक है, कंडीशनर लगा लो, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि वो दही अंडे वाला काम जो है ना वो करते हैं, ठीक है, कि सबसे जो कॉमन चीज हमारी अम्मी और जो दादियां और वो जो बताती आ रही हैं कि आप बालों में ये लगाए और आपके बाल जो हैं वो हेल्दी होंगे। अभी बल्कि मैंने इस वीकेंड पर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बनाना जो मास्क था वो लगाया था, तो उससे भी मैंने देखा था कि काफी अच्छा फर्क पड़ा था बालों में। आप क्या कहेंगी कि सर्दियां आ चुकी हैं और किस तरह से केयर करनी चाहिए
सिर्फ लड़कियों को नहीं, मेल भी जो है ना, जो मर्द हजरात है उन्हें भी करनी चाहिए, उन्हें भी हक है। जैसे अब विंटर है, जो पुराने टोटके थे वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो चीजें हम नेचुरली जो हमारे हेयर्स को नरिशमेंट देती हैं और मतलब हेयर्स को या स्किन को जो नेचुरल चीजें फायदा देती हैं, वो मतलब जैसे हम बाहर से मार्केट से कोई मास्क ले लेते हैं, वो लगा लेते हैं, वो भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि उसमें न्यू टेक्निक्स होती हैं और उसमें नई चीजें होती हैं, लेकिन वही होता बनता वो भी उन्हीं नेचुरल चीजों से है। तो बेसिकली जो हम लोग होम रेमेडीज करते हैं वो ज्यादा बेस्ट होती हैं। तो उन होम रेमेडीज में भी जैसे कुछ लोगों के बाल आपको पता है कि ड्राई होते हैं, कुछ के वो कहते हैं ना ऑयल आ गया हर 10 मिनट बाद आपने किया, ठीक है, फिर ड्राई शैम्पूज निकले हुए हैं कि जनाब आप ड्राई शैम्पूज कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो एक ऐसा कुछ के जो सभी लोगों के लिए इजी हो करना, वो क्या हो सकता है? देखिए, जिन लोगों की स्किन ऑयली है या ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो तो एक नेचुरल चीज है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, ये है कि वो बालों को अच्छे से क्लिंस करें, और उसकी एक रेमेडी ये है कि जब भी आप शावर लें उसके बाद आप एक मग में पानी लें और उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल लें, ठीक है, और उससे अपने बालों पे रिंस करें, तो उससे काफी जो ऑयली स्किन हो जाती है, क्योंकि स्कैल्प है वो तो ऑयल प्रोड्यूस करेगी, तो उसको हमने रोकना है। तो उस पर आप लगाएं, वो पानी जो है वो रिंस कर लें। उसके बाद लेमन का भी सुना था, क्या लेमन भी उसी तरह, मतलब लेमन भी उसी तरह आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिट्रिक एसिड है ना दोनों में ही, चाहे वो लेमन है चाहे वो विनेगर है। तो आप अपनी स्कैल्प पे अच्छे से उसको मसाज करें, उसके बाद आप देखें कि काफी चेंज आएगा, उसमें आपकी स्किन जो है वो कम ऑयल प्रोड्यूस करेगी। बेसिकली जब आप ऑयलिंग करते हैं, जिनकी ज्यादा ऑयली स्किन है या ऑयली हेयर्स हैं, तो जब वो ऑयलिंग करते हैं तो ऑयल भी सही चूज करें, या आलमंड ऑयल लगा लें। कोकोनट ऑयल जो है वो बेसिकली होता ही ऑयली स्किन वालों के लिए, यानी जिनके ऑयली हेयर्स होते हैं वो कोकोनट ऑयल लगाएं, और जिनके ड्राई हेयर्स हैं वो अवॉइड करें गर्मियों सर्दियों में, क्योंकि वो और ड्राई करता है। ठीक है। उसके अलावा जो शैम्पूज हैं, वो शैम्पू भी आप अपने हेयर्स के, जैसे अब लोग ज्यादा डाई की तरफ जाते हैं, सभी लोगों का आप देखें मोस्टली बहुत ही कम लोग होंगे जिनके ब्लैक हेयर्स होंगे। भाई कोई नहीं रहा, अब बचा ही नहीं कोई हुआ, मतलब सबने मेरे अच्छा, मैं तो हैरान हूँ, अब जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं छोटी एज के, वो भी अपने हेयर जो है वो डाई की तरफ जा रहे हैं। मैंने देखा है अक्सर फंक्शंस में भी डाई की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए फिर बाल जो है जब हम डाई करते हैं तो हमारा बाल जो है वो कई लेवल जो है उसके गिर जाते हैं, क्योंकि जब हमारे जेट ब्लैक हेयर्स हैं, जब हम उनको डाई करते हैं तो उसमें जो नेचुरल प्रोटीन है या कैरेटिन है, जो हमारे सेल्स हैं, वो तो डेड हो जाते हैं ना, क्योंकि जब भी आप बालों को मतलब कलर करवाते हैं, वो डी कलर करते हैं उनको, या ब्लीचिंग कहते हैं जिसको, तो उससे हमारे बाल जो है वो डेड हो जाते हैं। जब आपका बाल डेड हो गया है, अब उसके बाद वो डाई निकल जाएगा उसके अंदर से, क्योंकि डाई में भी वो कितना मास्क लगा देते हैं, उसके बाद हम केयर नहीं करते, डाई नहीं करते। डाई एक दफा मैंने बनाना मास्क लगाया, अब उसके बाद आई एम केयर फ्री कि अगले 15 दिन पता नहीं कितने फ्लॉन्ट करेंगे, कितने हसीन रहेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। आपको टाइम टू टाइम केयर जो है वो करते रहना चाहिए। ये जो हम सर्दियों में सबसे ज्यादा मसला हमें होता है, जिसको खुश्की या डैंड्रफ हम बोलते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मुझे बहुत होती है, बहुत ज्यादा। उसका सोल्यूशन यही है कि आप ये जो है, जो ऐसे शैम्पूज हैं जिनका पीएच लेवल जो है वो कम होता है, वो सल्फर फ्री जो शैम्पूज होते हैं, आप वो यूज करें। ठीक हो, क्योंकि अब देखें, पहले तो लोग लगाते थे, रेमेडीज करते थे, कोई आंवला रीठा लगा लेते थे, या कोई सीकाकाई एक होता था उसका मिक्स, वो भी अभी जो हम देखते हैं यूट्यूब पर या नेट पर देखते हैं, टोटके होते हैं, उनमें वही चीजें रिपीट हो रही होती है जो पहले अम्मी या नानी या दादी वगैरह करते थे, तो वही चीजें वो रिपीट हो रही हैं और वो ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि हमारी जो हमारी इनटेक होता है ना, जो भी हम खाते हैं, यानी हमारी जो डाइट है, वो डाइट जो है वही हमारे हेयर्स और स्किन को हेल्दी रखती है। एक्चुअली वही चीज है। अच्छा, डाइट में फिर अब क्या चीज लें? क्योंकि जाहिर बात है कि हम लोगों का जो रूटीन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं ये लोग, इस बारे में मैं आपसे मजीद बात करूंगी। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शामिर एजाज सहारन साहब, और ये हेल्थ एक्टिविस्ट है, तो हम इनसे भी बात करेंगे। ये चीज भी हमसे लिंक करती है कि अपनी किस तरह से ख्याल रखें, और इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में भी इनसे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, शामिर एजाज साहब, ये बताएं कि आप अभी आजकल
क्या काम कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आजकल हमारा जो सबसे मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर कैंपेन चल रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर पे हम तवज्जो तो नहीं देते। हाँ ठीक है, वो हमारी मौसम इस तरह फैल रहा है जैसे पानी जमीन में गिरता है। ये बात है। अब वही ना मतलब ये कि एक सर्वे के मुताबिक, जो इंटरनेशनल सर्वे है उसके मुताबिक हर 10 में से मतलब ये कि एक औरत जो है वो उसको खतरा लाहिक है ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है और अक्टूबर जो है ये मंथ ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का है। तो इसके बारे में बताएंगे, इसके ऊपर क्या काम चल रहा है? इसके ऊपर ये काम चल रहा है इस टाइम मुल्तान में ब्लड कैंसर सोसाइटी चल रही है, मुल्तान कैंसर सोसाइटी के नाम से। ठीक है, जो डॉक्टर इजाज़ अहमद मसूद साहब चला रहे हैं। ठीक हो गया, गुड। वो इस टाइम मुल्तान में उनके पास राउंड अबाउट जितने भी केसेस आते हैं उनका वो टोटली फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोविड की वजह से कुछ उनके पास बजट का इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह कर रहे हैं कि 50% वो पेशेंट से ले रहे हैं, 50% वो अपनी जेब से दे रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें अवेयरनेस के लिए ये करना चाहिए, हमारे अगर पूरी बॉडी के भी अगर हम टेस्ट कराएं, ठीक है, प्राइवेट भी कराएं, कंप्लीट एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सीबीसी, ठीक है, हमारे एक्सरेस, टोटल अगर हम कराएं हमारे मैक्सिमम 3000 के बनते हैं। ठीक है, अगर हम 6 महीने साल में अगर एक बार भी हमें टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सी बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हम बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास सिर्फ ये नहीं, देखिए हमारे पास बहुत सारे, आप ये देख लें कि अभी वैक्सीन से रिलेटेड जो है बहुत सारी इस तरह की, जैसे जिसमें से पोलियो वन ऑफ देम है, कि हम उसके ऊपर अभी हम लोग पोलियो फ्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके अवेयरनेस के बारे में क्या कोई काम हो रहा है मुल्तान में? जी, पोलियो के मुतालिक मुल्तान के पूरे पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं, रोटरी के प्लेटफॉर्म से, रोटेट के प्लेटफॉर्म से। उसके अलावा हमारी अपनी यूनिवर्सिटी एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, ठीक है, बहुत पीक लेवल पे पोलियो पे, ब्रेस्ट कैंसर पे बहुत पीक लेवल पे वर्किंग कर रही है। हमारे अपने स्टूडेंट्स रिमोट एरियाज में जाके अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को बता रहे हैं। हमारे लिए जो सबसे मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि अवाम हमारी बात नहीं समझती। अच्छा, स्टूडेंट लेवल पर ये काम करना, ये मेरी तमाम स्टूडेंट्स को एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी स्टडीज के साथ साथ आप कोशिश करें कि आप इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स में हिस्सा लें। इससे एक चीज तो ये होगी कि आपको थोड़ा सा आप सोशल भी होंगे, और दूसरी चीज ये कि आप अवेयरनेस जिस चीज की दे रहे हैं उससे सोसाइटी का बहुत भला होगा। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं? हम इस टाइम मुल्तान पूरी डिवीजन, कंप्लीट डिवीजन, ठीक है, रोई, ठीक है, और उसके अलावा बलोचिस्तान के कुछ एरियाज। बलोचिस्तान जो मैंने आप लोग गए हैं? मैंने पर्सनली जो, वाओ, गुड। ठीक है, वो भी मतलब बॉर्डर के, पंजाब बॉर्डर के करीब करीब कुछ एरियाज में हमने की है। अच्छा, वो कौन से एरियाज थे? रखनी में हमने की थी। अच्छा, रखनी में आप लोगों ने किया, ठीक है। और उसके साथ ही 1-2 किला सैफुल है, ठीक है, वहाँ पे की थी। एक और भी 7 डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मेरा ख्याल है बात करने के लिए पहले तो लोगों को बुलाना और इकट्ठा करना एक काम है। तो कैसे किया फिर ये? हमने दरअसल जब हम वहाँ गए थे ना, हमें सबसे मेन इशू ये आया था कि ये अंग्रेज बना रहे हैं ये वैक्सीन, ठीक है, वो हमें फ्री दे रहे हैं। तो वो उसकी रीजन क्या है जिसकी वजह से वो हमें फ्री वैक्सीन दे रहे हैं? ठीक है, अच्छा, उस पर हमारी काफ़ी देर उनसे बहस हुई। तो उसके बाद हमने उन्हें बताया कि जो ये पोलियो पे जितनी जो एक पूरा फाउंडेशन वर्क कर रही है, ठीक है, उसके बोर्ड मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो सिर्फ बोर्ड मेंबर्स अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज नहीं है, वो पाकिस्तान से भी 2 बोर्ड मेंबर्स हैं, 2 बोर्ड मेंबर्स इंडिया से भी हैं, फिलिपाइन से भी हैं, चाइना से भी हैं, ठीक है, और राउंड अबाउट कोई 40% पूरी इसका पोलियो वायरस के जो ड्रॉप्स है, इसका टोटल जो अखराजात है वो 40% पाकिस्तान से राउंड अबाउट जाते हैं। ठीक है, जो रोटेक्टर्स और रोटेरियंस देते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता था, ये बात मुझे शामिर से ही पता चल रही है कि उसमें कंट्रीब्यूशन है हमारे अपने लोगों का भी, मतलब ये कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो हैं वो भी वही हैं। अच्छा, फिर अच्छा, उनसे कम्युनिकेशन के लिए आपको लैंग्वेज बैरियर तो नहीं आया? नहीं, वो उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते हैं। अच्छा, गुड, ठीक है, सही हो गया। पहले तो एक टाइम था कि बलूचिस्तान में एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं था। पिछले कोई 5-6 साल से उनके अपने अंदर एक जोश पैदा हो गया एजुकेशन हासिल करने का। कमाल, ये बहुत पॉजिटिव एक तब्दीली है मेरा ख्याल है किसी भी इलाके के लिए, किसी भी एरिया के लिए। ठीक है, बिल्कुल।
एक चीज ये, और दूसरी चीज हमारा जो पंजाब में लोकली चल रहा है कि हमारी औरतें कहती हैं कि अगर हम अपने बच्चों को ड्रॉप्स पिलाएं तो या तो उन्हें पोलियो हो जाता है, अच्छा। ठीक है, या उन्हें वो उनकी डेथ हो जाती है। पिछले कुछ दिनों में 1-2 केसेस आए थे डेथ के, ठीक है। उसमें यह था कि मुल्तान में एक डेथ हुई थी, बच्चों को पोलियो पिलाया गया, ठीक है। वो बेसिकली भावलपुर साइड से थे, हासिलपुर साइड से, उन्होंने मुल्तान बच्चों को शिफ्ट किया, ठीक है। उसमें जब ऑटोप्सी हुई तो उसमें पता चला कि जो पोलियो ड्रॉप्स थे वो एक्सपायर हो चुके थे। ओहो, उसकी रीजन ना तो पोलियो वर्कर्स थे, ठीक है, ना पेरेंट्स थे, ठीक है। वो होता है कि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अच्छा। ये होता है कि अगर आप बच्चे को धूप में लेके खड़े हैं, ठीक है, अक्सर माएँ धूप में खड़े होकर ड्रॉप्स पिलवा लेती हैं, ठीक है। तो जब ड्रॉप निकलते हैं ना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो फौरी तौर पे एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शामिर ने बताया है कि अगर आप पोलियो के कतरे पिला रहे हैं तो वो भी एक कंडीशन मतलब होनी चाहिए। बिल्कुल। आप सुकून से एक जगह किसी सेंटर में जाके, या आप अगर घर में भी पी रहे हैं मेरा ख्याल है, तो आप किसी कमरे में, हाँ जी, रूम टेम्परेचर, आप आराम से बैठ के तो वहां पर बच्चों को पिलाएं। तो ये क्या जो पिला रहे थे वर्कर्स, उन्होंने बताया उनको? बताते हैं लेकिन औरतें नहीं मानती। और अच्छा, यही तो हमारी रीजन है ना कि हम समझते नहीं है पॉइंट्स को। नहीं, देखें, जब भी कभी पोलियो वर्कर्स आए उनसे ताउन करें और हमेशा आराम सुकून से किसी अपने कमरे वगैरह में बैठकर आप पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाएं। जैसे क्लासरूम्स में भी बच्चों को पिलाए जाते हैं, स्कूल्स में कैंपेन होती हैं, तो वहां पर भी अच्छा है बल्कि कवर हो जाए। जी, ये हमारा जो पोलियो वायरस है, ये पोलियोमाइलाइटिस होता है। अच्छा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही वायद इसका होस्ट है जिसमें ये रह सकते हैं, ये वायरस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके एक जेनेटिक आ रहा हो कि आपके पेरेंट्स को था या उनके पेरेंट्स को था तो आपको होगा। नहीं, अगर आपके किसी को भी नहीं था, पीछे इंसेस्टर्स किसी को भी नहीं था, फिर भी आपको हो सकता है। उसकी रीजन ये है कि ये माउथ टू माउथ, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, ये ट्रांसफर होता है। अच्छा, ये भी समझा जाता है कि ये कंटेजियस है, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे को शिफ्ट हो सकता है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। अब एक हमारे पास केस आया था बलोचिस्तान से, अच्छा, ठीक है। उनके इवन के उनके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को पोलियो नहीं था। जब उसकी पूरी एक हिस्ट्री ली गई तो पता चला कि उसके जो वालिद हैं उस बच्चे के, वो अफगानिस्तान में आते जाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, वो ट्रेलर चलाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से अपने साथ लेके आए थे। उसकी रीज़न क्या है, वो जैसे ही आए थे वहाँ से उन्होंने अपने हैंड वॉश नहीं किए, ठीक है, अपने ड्रेस चेंज नहीं किए, वैसे वो बच्चों को मिल गए। तो उनकी वजह से वो शिफ्ट हो गया, ना कि उन्हें हुआ, ना उनके पेरेंट्स को था, उनको हो गया, बच्चे को हो गया। उसकी रीज़न क्या थी कि शिफ्ट हुआ वो जब अपने बच्चों को मिले, ठीक है, वो शिफ्ट हो गया। तो क्या ये वो जूठा पानी पीने से? जूठा पानी, अच्छा, जूठा पानी पीने से, और उसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर पीने से, ठीक है, जो हम अनफिल्टर्ड वाटर पीते हैं। भैया आजकल तो पानी के भी बड़े मसाइल हैं, तो मेरा ख्याल है कि पानी भी बॉईल करके अच्छे तरीके से, जो एक तरीका है, मेरा ख्याल है सबसे नेचुरल तरीका यही है हमारे पास कि हम पानी को बॉईल करके और छान कर जो है वो पी लें। अगर आप लोगों को, वो कहते हैं ना आजकल जिस तरह फिल्टर्ड वाटर है, ठीक है, या तो वो, या अगर उस पर भी बिलीव नहीं है, आप आराम से अपना पानी जो है वो बॉईल कीजिए और उसको पी लें। अच्छा, कंटेमिनेटेड वाटर से भी ये, आलूदा पानी से भी ये ट्रांसफर होता है। अच्छा, फिर और इवन ये कि कंटेमिनेटेड वाटर पीने का तो जहाँ तक रह गया, अगर आप उसमें हाथ भी, हैंड भी वॉश कर लेते हैं, या आप शावर ले लेते हैं, ठीक है, उससे भी वो हो सकते हैं। मतलब कि हमारे जो एरियाज हैं, मुल्तान हो गया, लोधरा हो गया, भावलपुर हो गया, ठीक है, इनका जो ज़मीनी पानी है उसमें राउंड अबाउट कोई 1800 से 2000 TDS है, ठीक है। मतलब कि उसमें हमारे पास जिंक भी है, इसमें हमारे पास सोडियम भी है, इसमें हमारे पास बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छा, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी आलूदा है, ठीक है। और हम अगर उसे डायरेक्टली पी लेते हैं या शावर लेते हैं, शावर के दौरान हमारे मुंह में चला जाता है पानी, ठीक है, हम पूरी कर रहे होते हैं, बिल्कुल, हम वजू कर रहे होते हैं, उस टाइम हमारे मुंह में चला जाता है, ठीक है। उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इश्यू आता है। पहली चीज ये, और दूसरी चीज मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आप
पोलियो जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। वो बेचारे ये देखें कि वो अपनी जिंदगी को नहीं देखते, ठीक है। आपके सामने कई बार पोलियो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक्स हुए, कई बार सुनने में आया है कि उनको शूट कर दिया गया या उनके साथ मिसबिहेव हुआ सिर्फ इसलिए कि वो आपकी भलाई के लिए निकले में। तो बराए मेहरबानी आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। अगर कोऑपरेट आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनको नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि वो एक मिशन पर हैं, ठीक है। तो आप उस मिशन का हिस्सा बने और पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने में जो है वो उनका साथ दें। अब हमारे पास 2019 में हमारे पास जो केसेस थे वो 117 थे, 117, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास 2020 में हमारे पास 84 केसेस आए। अच्छा, जिसमें से कुछ केसेस जो अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आए थे लोग, उनमें से हुए, ठीक है। इस साल अभी तक साल एंड नहीं हुआ, 2021 कंटिन्यू है। अगस्त तक जो रिपोर्ट आई थी ओनली 1 केस है। अच्छा, अगस्त तक इस साल? हाँ जी, ओनली 1 केस? ओनली 1 केस है। वो भी टाइप 1 का, टाइप 2 का नहीं है। पोलियो की 3 टाइप्स होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अच्छा, टाइप 1 राउंड अबाउट अगर आपको बच्चों को पोलियो हो गया तो 10 साल तक वो ट्रीटेबल होती है, ठीक है, क्योरेबल होती है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 और टाइप 3 नहीं होती। अच्छा, वो नहीं होता। ओके, तो इसलिए बेहतर ये है, एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, यही बात हम लोग करेंगे। तो इस टाइम मुल्तान में केसेस की क्या सूरत हाल है? किन एरियाज में आपको लगता है ज्यादा है? मुल्तान में इस टाइम शुजाबाद से, ठीक है, इस साल तो नहीं आया, लास्ट ईयर आए थे, ठीक है, ठीक है। जलालपुर पीरवाला से, जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद से। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला। जलालपुर पीरवाला से इसलिए आया था कि वहाँ पे जो अक्सर अवाम है उनका जो गुजर बसर है वो मछलियों के शिकार पे। अच्छा, उनकी रोजगार और उनका जरिया मुआश या उनकी डाइट या उनका रहन सहन वो किस तरीके से पोलियो के ऊपर असरअंदाज हो रहा है उसको बढ़ाने में, इसके बारे में हम शामिर से बात करते हैं। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं शामिर एजाज सहारन जो कि हेल्थ एक्टिविस्ट है और हम इनसे बात कर रहे थे। जी शामिर, आप बता रहे थे कि मुल्तान में जो केसेस हैं शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला जो है उस साइड पर पोलियो के केसेस हैं वो ज्यादा हैं। तो ये बताएं कि वहां पर क्या ऐसी कोई आगाही नहीं है या पोल्यूटेड वाटर है या क्या वजह है वहां पे? वहाँ पे सबसे मेन वजह तो वहाँ की आवाम है, ठीक है। इस टाइम कच्चे का इलाका है, आप जानते हैं, जी, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स के लिए पहुंचना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और दूसरा वो एक डेंजर एरिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे दिन को डकैती हो जाती है, रात तो जहाँ रह गई। अच्छा, आपके ख्याल से कि जो पोलियो वर्कर्स हैं उनका वहां पर जाना और काम करना वो जाते हैं, वो मुश्किल है? वो जाते हैं, ठीक है, वो हर जगह पे पहुंचते हैं, वो बेचारे अपनी जान की परवाह किए बगैर पहुंचते हैं। लेकिन जो वहाँ की आवाम है वो नहीं समझती इस चीज़ को। लेकिन यह है कि इस साल हमारे पास वहाँ से कोई केस नहीं है, ना ही लास्ट ईयर आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुजाबाद से भी हमारे पास कोई केस नहीं है। हमारे पास लास्ट ईयर लोधरा से एक केस आया था। अच्छा, ठीक है, उसकी रीजन भी कंटाइजस थी, ठीक है, ठीक है। उसे 3 ईयर की एज में हुआ था पोलियो। अच्छा। और ये पोलियो की जो लिमिट है वो 5 ईयर तक होती है। अच्छा, और हम करते हैं, हम एक दफा पोलियो के ड्रॉप्स पिला लेते हैं, ठीक है, आगे 4 साल छोड़ दें, ये गलत हम कहते हैं कि हमने बस पिला दिए, ठीक है, रिकवर हो गए। नहीं, 5 साल तक जब भी पोलियो वर्कर्स आते हैं, ठीक है, उनके पास आपका पूरा डाटा होता है, ठीक है, हमने किस बच्चे को किस टाइम ड्रॉप्स पिलाए थे। जब भी वो आपके घर आते हैं वो अपनी लिस्ट लेके आते हैं, वो देख के आते हैं। हाँ जी, वो देख के आते हैं कि किस बच्चे को हमने किस डेट में ड्रॉप्स पिलाए थे। अब हर साल अगर हम पिलाते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, अब अक्सर केसेस ऐसे आए हैं पाकिस्तान में जो पेशावर से भी आए हैं कुछ, ठीक है, कुछ हमारे फैसलाबाद से भी आए थे। वो ये रीज़न आई थी कि माँ ने ड्रॉप्स पिला लिए, ठीक है, 1 साल, दूसरे साल भी पिला लिए, ठीक है, आगे 3 साल नहीं पिलाए, वो बच्चे में पोलियो हो गया। वो फिर लोग कहते हैं, हमारी आवाम कहती है कि इसका कोई असर नहीं है, तो हम क्यों बच्चों को पिलाएं, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने अक्सर सुना है अक्सर लोगों से, ठीक है, मेरा जब मीटअप होता है लोगों के साथ, तो अक्सर वो ये बात करते हैं कि इसमें अगर ये हमारा इलाज है पोलियो का, ठीक है, इसमें वायरस
पोलियो के मुतालिक ही है, तो क्या वो हमारे बॉडी के अंदर पोलियो एक्टिव कर सकते हैं? नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि हमारे अंदर जो वो ड्रॉप जा रहे हैं, जो मेडिसिन जा रही है, वो डेड पोलियोमाइलाइटिस वायरस है। ठीक है, डेड पोलियोमाइलाइटिस वायरस तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक कोई जिंदा वायरस, पोलियो का जिंदा वायरस बॉडी में एंटर नहीं होता। ठीक है, वो तब तक वो सोया रहता है, जैसे वो एंटर होता है वो उसको मतलब ये कि ये जो तासुर है अवाम के अंदर लोगों में पाया जाता है कि अगर आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो उससे उल्टा आपका बच्चा जो बीमार होगा, ये तासुर बिल्कुल गलत है। आपका बच्चा जो है वो महफूज रहेगा, बजाय इसके कि आप इस तासुर को एक तो अपने अंदर बनाएं और दूसरा फैलाएं। तो शामिर, आपसे बात इस बारे में मैं मजीद करती हूँ। अभी हम आते हैं बुशरा की तरफ, और हमारी जो इस टाइम जो मोस्ट हॉट टॉपिक जो है चल रहा है वो ये है कि आप अपनी हेयर केयर कैसे करें और अपनी स्किन केयर कैसे करें। तो ये बताएं बुशरा, कि हम बात कर रहे थे बालों को डाई करने के हवाले से, तो ये बताएं कि ये जो मजे मजे के हम डाई करा लेते हैं, मतलब मैंने भी कराए थे और भी लोग करा लेते हैं, तो वो डाई के साथ और स्ट्रेट बालों के साथ, अगर आपका जैसे अब हम लोगों का जॉब है, हम लोग करते हैं, जिस तरह और लोग हैं उन्हें शौक होता है, या घुंघराले बाल हैं डेली स्ट्रेट हो रहे हैं जी, ठीक है, शौक भी करती हैं, मेरे साथ खुद कई फ्रेंड्स थी जो करती थी, उसके साथ हम किस तरह अपने बालों को बचा सकते हैं? बचते नहीं है, लेकिन बचा कैसे सकते हैं फिर भी? देखिए, जब हम बाल को एक ट्रीटेड हेयर हो जाता है ना, जब हमारा मतलब डाई हो जाता है, जुल्म हो जाता है, तो उसके बाद उसके लिए कोई हल नहीं होता। आप कंटिन्यूसली अगर स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप डेली बेसिस पे अपने हेयर्स के साथ प्ले कर रहे हैं, तो फिर आपकी केयर जो है वो डबल हो जाएगी। आपने जब भी शावर लेना है, डेली सीरम्स होते हैं, जो हेयर सीरम होते हैं, हमने डेली यूज करना होता है वो। आपने शावर लिया है, आपने कंडीशनर किया है बालों को, मतलब क्योंकि बाल जो हैं वो जिस तरह से हम लोग डाइट लेते हैं, बालों को भी डाइट की जरूरत है। जब आपका जरूरत है, बिल्कुल, जब आपका हेयर जो है वो डेड हो गया है, उसमें से आपके प्रोटीन सेल्स निकल गए हैं, तो उसके बाद उसको उस चीज की जरूरत है। जरूरी ये है कि आप हर 3 मंथ के बाद अपने बालों में कोई ना कोई इस तरह का प्रोटीन ट्रीटमेंट लें, या आजकल कैरेटिन ट्रीटमेंट है। कैरेटिन स्ट्रेटनिंग एक अलग चीज है, ट्रीटमेंट एक अलग चीज है, जो आपके हेयर्स को वो सेल्स, प्रोटीन सेल्स प्रोवाइड करता है, उससे आपके बाल जो है वो थोड़े लाइवली हो जाते हैं, मतलब उनमें थोड़ी सी लाइव आ जाती है। ये तो चीज मैं क्लियर करूं, देखिए, एक तो कैरेटिन ट्रीटमेंट है और एक स्ट्रेटनिंग है, ठीक है, ये 2 डिफरेंट चीज हैं। कई दफा कई लोग सिर्फ आजकल उर्फ आम के कैरेटिन का नाम सुनकर कहते हैं अच्छा नहीं उससे, अच्छा, हम कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी पता होता तो यही कहते हैं अच्छा कैरेटिन का नाम नहीं यार, बाल खराब हो जाए। नहीं, बाल खराब हो जाए। तो प्लीज वो एक ट्रीटमेंट भी है जो कि हमें बुशरा बता रही है कि वो अगर आप लेंगे तो यह है कि आपके बाल जो है वो जरा लाइवली से हो जाएंगे, और हेयर में बड़ा अच्छा एक टेक्सचर आ जाता है आपके जो डेड हेयर। मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूंगी जो बिल्कुल, आपने देखा होगा आजकल बहुत ज्यादा डाई करवा के बाल बिल्कुल शॉर्ट से रह जाते हैं, जल जाते हैं, और आप अगर वो खवातीन भी कैरेटिन एक अच्छा ट्रीटमेंट लेती हैं तो उनके हेयर्स भी 6 मंथ के लिए होता है, और 6 मंथ के बाद आपको दोबारा ये एक ट्रीटमेंट लेना होता है, मतलब सिटिंग्स लेनी होती हैं। तो कितनी दफा लें? काफी है। एक जो कैरेटिन होता है वो तो 3 डेज की एक सिटिंग होती है, यानी वो 78 आवर्स के लिए अपने हेयर्स में अप्लाई करवाना है, और ये एक ट्रीटमेंट है। एक 1 डे वॉश भी है। मतलब जितनी टेक्निक्स या न्यू चीजें आती जा रही है मार्केट में, हम लोगों को भी साथ साथ उसी तरह अवेयरनेस होती है। जब कंपनीज या कोई ऐसी इम्पोर्टेड चीज आती है तो जो हेयर, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 100 में से 99.9 लोगों का मसला आजकल हेयर्स है, स्किन है, क्योंकि हमारी ना तो हम लोग वाटर इनटेक करते हैं, पानी नहीं पीते, हमारी डाइट बड़ी अजीब होती है। अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग पानी नहीं पी रहे हैं या इस तरह की चीजें नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर आप लोग वेजिटेबल्स खाएं और इस तरह की चीजें लें, जूसेस पिए, ज्यादातर विटामिन सी लें, वो बड़ा जरूरी होता है स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए। विटामिन सी भी जो है वो कहा जाता है ना कि अच्छा नहीं, आपको कहेगा अगर डॉक्टर तो आपने लेना है, नहीं, हम नॉर्मल रूटीन में हमें लेना चाहिए, बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप कोविड था तो कोविड में आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए आपने विटामिन सी लेना है, तो आप नॉर्मली लें, ताकि आप डिफरेंट डिजीज जो आपकी, देखिए जिस तरह हम कैंसर की अवेयरनेस की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जब विटामिन सी कम होता है तब हमें कैंसर जो है वो ये बैठे हुए साथ तो कैंसर प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के हेयर्स हमारे खराब होते हैं क्योंकि विटामिन सी है या विटामिन बी है, इसकी ज्यादातर, या विटामिन डी है, इनकी डेफिशिएंसीज होती हैं क्योंकि अब लोग बाहर नहीं सोते हैं।
विटामिन डी नहीं लेते हम लोग, उसकी वजह से हमारी स्किन खराब होती है, उसकी वजह से हमारे हेयर्स पर, हमारी बोन्स पर फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो हम जब हम एक चीज हमें नहीं हम लोग इनटेक कर रहे हैं, नेचुरली नहीं ले रहे, तो वो फिर हमें मेडिसिन की सूरत में लेनी पड़ेगी। तो ये जो क्या कहना चाहिए, जो विटामिन्स हमारे पास, मल्टीविटामिन्स हमें डॉक्टर्स लिख कर देते हैं, वो ही हम लोगों को लेने चाहिए, या देखें कि जनाब विटामिन डी का टैबलेट है या विटामिन सी का टैबलेट है, उसको हम शामिल रखें अपनी डाइट? ऐसा होता है कि देखें, समटाइम्स हम लोग बड़ा डल फील कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं। अच्छा, आपके मूड भी चेंज होते हैं। ये सबसे बड़ा साइन है, ये रहा है, बल्कि बहुत टाइम रहा है मेरे साथ, कि आपको समझ रहे हैं, आपको अच्छा नहीं कुछ लग रहा होता, आपके मूड चेंज हो रहे होते हैं, आपके साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स इस तरह के आ रहे होते हैं जो आपको खुद समझ नहीं आ रही थी कि हमें क्या हो रहा है, या शोल्डर में पेन हो रही होती है, थकावा, ये विटामिन डी की कमी आप सो रहे हैं और आप लंबे टाइम के लिए सो रहे हैं और आप सोए जा रहे हैं जी, उसके बावजूद आप फ्रेश नहीं है, ये सबसे बड़ा साइन है, जो मेरे साथ तो हुआ था बहुत टाइम, और विटामिन डी का इशू मेरा निकला था, और पता नहीं वो नंबर भी उसका 9 था आउट ऑफ, लाइक मैं इतना, यानी कि मेरा कम हो गया था विटामिन डी, एंड देन मैंने, फिर जाहिर सी बात है वो टैबलेट्स ली और सारा कुछ ये है, और ये बहुत जरूरी है। फीमेल के लिए बहुत जरूरी है, जब यंग गर्ल्स होती हैं उनके लिए बड़ा जरूरी होता है। मतलब एक डॉक्टर थी, उनके साथ मेरा डिस्कशन और मेरी अपने साथ ये प्रॉब्लम रही विटामिन डी, और मुझे यही पता नहीं चलता था कि मुझे क्या हो रहा है, तो मुझे फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप विटामिन डी लें, उसकी डेफिशिएंसी है। फिर मैंने इंजेक्शंस वो पीती थी मैं 1 वीक में 1 टाइम, यानी वो मैंने 2 मंथ टाइम पिया है? 2 मंथ, यानी मैंने 8 वीक्स उसको यूज किया, उसके बाद से अब तक मुझे वो डेफिशिएंसी नहीं हुई। और फिर ये है कि जब आप अपनी रूटीन में एक चीज को लेकर आते हैं, तो वो ये भी लोग कहते हैं कि ये नहीं लेने चाहिए मल्टीविटामिन, ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से पूछें, ये है वो है। जब आप नॉर्मली वो डाइट नहीं ले रहे, आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, मशरूम्स, अच्छा देखें, अब विटामिन डी का अगर हम सोर्स देखें, वैसे तो सारे विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर अब हम ये कहेंगे जी विटामिन डी के लिए, तो मछली अब हम रोज नहीं खा रहे, हम मशरूम्स डेली नहीं ले रहे, हम ड्राई फ्रूट्स डेली नहीं खा रहे, बहुत कम लोग हैं जी जो जिन्हें अपने आप से मोहब्बत है, बहुत कम लोग हैं ये। और ये याद रखिए कि ये जो विटामिन्स हैं, ये बुशरा भी ये चीज बताएंगी, और बल्कि शामिल भी, कि एनर्जी बूस्टर्स हैं, ये आपके स्माइल बूस्टर्स हैं, के अंदर ये चीजें बैलेंस रहेंगी तो याद रखिए आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, और ये चीज मुझे भी मेरी दोस्त ने बताई थी, तो उसको मेरा थैंक्स, और इन लोगों का भी। अच्छा, ये है कि यहाँ पर चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, किस तरीके से हम अपनी इन डेफिशिएंसीज को पूरा करें और किस तरीके से ये चीज हमारे ऊपर असरअंदाज होगी पॉजिटिव, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रोई एट 10, और हम बात कर रहे थे बुशरा से, जो कि ब्यूटिशियन है, और वो हमें बता रही थी कि सर्दियों में आप अपने बालों का डाइट और विटामिन से कैसे ख्याल रख सकते हैं, इवन स्किन के बारे में भी बात कर रही थी। जी बुशरा, आप बता रही थी ब्रेक से पहले, उसी को कंटिन्यू कीजिए। जी, हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स पर, कि हमारी बॉडी जैसे अब आजकल हम लोग बिल्कुल भी नेचुरल चीजें नहीं खाते भी नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं लेते, हमें काफी दिन हो जाते हैं, हम रॉ वेजिटेबल्स भी पहले लोग खाते थे, और उन्हीं में ही ज्यादा मिनरल्स होते हैं, उन्हीं में ही विटामिन होते हैं। या फ्रूट्स, इवन देख लें कि फ्रूट्स भी हम कभी खाते हैं, मतलब डेली हमारा कोई इंटेक नहीं होता, हम वाकई नट्स नहीं खाते। अब देखें, जो आलमंड्स होते हैं वो हमारी स्किन को बड़ा अच्छा रखते हैं, जैसे ये हो गए अखरोट हैं, ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा रखते हैं। अच्छा, यही चीज यूट्यूब पर कोई बता देगा ना कि आप कूट के मुंह पे लगा लें वो जरूर लोग लगाएंगी, सब लगाएंगे, मर्द हजरात भी सामने या छुपके लगाएंगे, खवातीन जो है वो फौरन जो है वो उसे करेंगी ग्राइंड तो कितनी अच्छी बात सैयदा ने, बुशरा ने की कि आप खा लें, वो जो खाएंगे ना तो वो हर जगह लगेगा, इवन के बालों पे, स्किन पे। जी, इवन जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं वो आपकी खत्म होती हैं, आपकी स्किन को यंग रखते हैं ये। आप एक अखरोट ले लें, 2-3 बादाम ले लें, आप मतलब कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी कहते हैं डेली आप हैंडफुल जो है ना वो नट्स खाएं, तो आप अगर एक हैंड में जितने नट्स आते हैं वो लें, मतलब कुछ लाइक मिक्स हो जाए, अखरोट हो जाए, पिस्ता, बादाम, जो भी आपके पास, कोई खास नहीं है कि आपने कोई एहतमाम करना है कि आपने जाना है कुछ भी, क्योंकि नेचुरली ये दे आर फुल ऑफ
एनर्जी एंड वाइटामिन फॉर यू। जी, आप डेली वो लें, आपका देखें आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके हेयर्स भी बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज होती है फ्लेक्स सीड्स, वो बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर अगर के लिए। मैं जो है सही इसको बोलूं, इसको अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज कहते हैं। अलसी के बीज, जी, मेरी फ्लेक्स सीड्स हैं और एक मेथी दाना होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। ये आप लें, इसको आपने रात में इसको भिगो दें। अच्छा, और भिगो सुबह दें। में आप इसको थोड़ा सा पका के इसका जो सीरम है वो आप निकाल लें बॉटल में, और आप उसको अपने बालों पर स्प्रे करें, तो आपके बाल बहुत ही अच्छे शाइनी हो जाएंगे। यानी ये कि नेचुरल, इसमें आप विटामिन सी के कैप्सूल्स डाल लें। ओह जबरदस्त। सॉरी, विटामिन सी कह रही हूँ, विटामिन ई के एवियन के जो कैप्सूल होते हैं। जी, हम वैसे भी यूज करते हैं उसको जी। काफी सारी चीजों में। आप ऐसा 2-2 स्पून उसके लेके उसको बॉईल कर लें, उसके साथ उसमें 4 कैप्सूल्स डाल लें, और वो आप अपने स्प्रे बॉटल में रखें और उसको हेयर्स पे स्प्रे करें। ये आपका नेचुरल सीरम है, इससे आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। वाह, अच्छा, ये रूट्स में करना है या जस्ट बालों पर? नहीं, हेयर्स पे करना है ये आपने। सिर्फ हेयर पर आपने स्प्रेज का करना है। अच्छा, अलसी कितनी हो जाए? 1 चम्मच? 2 स्पून अलसी, 2 स्पून आपने लेना, क्योंकि आपने 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए इसको सेव करना है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, अब तो वैसे भी विंटर है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। वैसे भी विटामिन ई और ये जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को टाइट रखता है। आप ये देखें कि हम विटामिन डी की बात करें, विटामिन सी की बात करें, हम इन सब विटामिन की बात करें, तो जरूरी है हर विटामिन हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बड़ा जरूरी है। जब हम अंदर से इंटरनली फिट होंगे तो डेफिनेटली हमारा आउटलुक भी बहुत अच्छा होगा, स्किन ग्लो कर रही होगी, हम फ्रेश होंगे, हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने एक दफा वो कैरेटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लिया है, अब जैसे आप कह रही थी कि मैंने मास्क लगाया है तो अब मेरे हेयर्स जो हैं वो 15 डेज तक, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा हेयर वॉश हमने देखना है हमारा कितना है, हम कितने वॉश कर रहे हैं। कितना करना चाहिए आपको? वीक में 2 टाइम अपने हेयर्स वॉश करने चाहिए। हो गया। और कंडीशनर जो है वो आप 1 दफा लगा लें, 2 दफा लगा लें, क्योंकि कंडीशनर भी आपके बालों को बड़ा रफ करता है। ये देख लें, ये जो गलत फहमी है हम सब लोगों की, हम जाते हैं भाग के फौरन यूटिलिटी स्टोर पे या जो भी है डिपार्टमेंटल स्टोर पे, शैम्पू के साथ कहते हैं बड़े वाली बॉटल हो हमारे पास कंडीशनर की, जल्दी से काफी सारा कंडीशनर लगाएं। वो टेम्पररी मेरा ख्याल है होता है आपका, लेकिन ये कि बालों को बारीक करता है। एक दुकानदार था, अब नाम में क्या लूं, मतलब सही बात है, मेज शॉपिंग करते हैं, तो वो जो मेरे रेगुलर वाले हैं ना, मैंने उनकी बात नहीं कर रही, वो ना समझें इसको, मैं किसी और की बात कर रही हूं। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, आई एम सॉरी, कि आप जो है ना बेशक कंडीशनर ले लें लेकिन ये बालों को बहुत बारीक करता है। तो ये बात उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बताई, और फिर उस दिन से मैंने ओकेजनली मैं फिर कंडीशनर लगाती हूँ। ये नहीं है कि हर वॉश के बाद आप कंडीशनर लगाएं, उससे बहुत बेहतर है कि जो आपको सैयदा बुशरा ने बताया है कि आप सीरम, अच्छा ये जो सीरम स्प्रे आप कह रही हैं जी, ये हमने शावर के बाद हम कर सकते हैं? आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, किसी ड्राई हेयर्स में कर लें आप, ठीक है, ड्राई हेयर्स में कर लें। और उसके अलावा ये है कि जिस तरह हम लोग मास्क लगाते हैं, हेयर मास्क मार्केट में आ रहे हैं, आप हेयर मास्क मार्केट से ना लें, आप नेचुरल चीजों से, जैसे आपने बनाना मास्क लगाया, आप मायोनीज लगा सकते हैं हेयर्स में, वो बहुत अच्छा नरिश करती है आपके हेयर्स को, बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। एक्सपेरिमेंट किया, उसका भी बहुत अच्छा है। आप खाली दही लगा सकते हैं। उसके अलावा घर में आप कोकोनट मिल्क से, फ्रेश कोकोनट से भी मास्क बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे ही कोकोनट आप फ्रेश लें और उसको आप ग्राइंड करें, उसका मिल्क निकालें और उसमें भी आप विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल लें, एक बनाना डाल लें और वो लगाएं, और इससे आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट भी होंगे। अगर आप उसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून मायोनीज डालते हैं, एक बनाना ले लें, थोड़ा सा कोकोनट ले लें या कोकोनट मिल्क, अगर आपको कोकोनट फ्रेश है तो वैसे तो मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो आप पाउडर में ले लें उसको, ठीक है। ये आप पेस्ट बना के लगाएं, आपके नेचुरली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे। यानी ये स्ट्रेटनिंग क्रीम का आपके बालों पे अफेक्ट करेगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, इसी से मुझे याद आया कि बुशरा, ये जो व्हाइट या ग्रे हेयर जिसको हम बोलते हैं, ग्रे हेयर आजकल तो खैर छोटी एज में भी बहुत सारे, मतलब ये कि यंग एज में भी बच्चों को हमने देखा है कि हो रहे हैं, समटाइम्स वो उनकी जेनेटिकली होता है। तो चलें, जो जेनेटिक्स में चीज़ है उसको तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि कर सकते हैं, और लेकिन जो चीज़ हमारे किसी स्ट्रेस से हो रही है या हमारी सन एक्सपोजर से हो रही है, ये जो है इस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी। लेकिन अभी हमारे साथ आपके साथ बैठे हैं शामिर एजाज सहारन साहब। शामिर, आपसे हम उसी बात का आगाज करते हैं कि आपने बताया कि जैसे पोलियो के केसेस जो हैं वो सरगोदा से
सरगोदा ही बोला ना, फैसलाबाद और पेशावर से, मतलब ये कि वो वहां से जो है वो आए हैं। तो उनकी क्या सिचुएशन थी और ये कि अभी क्या ट्रीटमेंट वगैरह उनका हो रहा है या नहीं? अगर अंडर 5 ईयर हो, ठीक है, तब तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप टाइप 1 है, ठीक है, फिर भी अंडर 10 ईयर ट्रीटमेंट पॉसिबल हो जाता है, लेकिन चांसेस पे। हमारे रोटेरियंस हैं कराची से, उन्होंने स्पेशल पोलियो के लिए एक सेंटर बनाया है, ठीक है, वहाँ पे वो अंडर 10 ईयर चिल्ड्रन बच्चों का फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने रिमोट एरियाज में भी सेंटर्स बनाए हैं पोलियो के लिए, और वो टोटली वो दोस्त हैं 3-4 मिलके, वो टोटली वो खुद ही कर रहे हैं, इस पर टोटली वर्किंग सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। अब पोलियो हमारे इस दुनिया में आया था 1963 में, ठीक है, किसी को पता नहीं था कि पोलियो होता क्या, और आज तक इवन पता नहीं चला कि पोलियो आया कहाँ से। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कोविड का नहीं पता चल रहा कि ये आया कहाँ से, और आप देखें कि एक और वैक्सीन का इजाफा हो चुका है हमारी जिंदगियों में। जी, अभी तक पोलियोमिलाइटिस का पता नहीं चला कि ये कहाँ से है। तो उसके बाद 1963 के बाद 1974 में यूएस ने वर्किंग की, इस पर वर्किंग स्टार्ट की। 1978 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रोटरी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, ठीक है, उसके अलावा यूएस डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, इन्होंने मिलके एक बोर्ड बनाया, और इन्होंने फर्स्ट जो वैक्सीनेशन हुई थी वो 1979 में फिलीपाइंस में हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस उस टाइम फिलीपाइंस में आ रहे थे। हाँ, उस टाइम वहाँ पे हुई। उसके बाद ये पाकिस्तान में तो अराउंड अबाउट 1989 में तकरीबन स्टार्ट हुई थी वैक्सीन, इसकी पोलियो ड्रॉप्स स्टार्ट हुए थे। और ये देख लें कि उसके बावजूद अमेरिका को अराउंड अबाउट 4 साल में पोलियो फ्री हुए, 4-5 साल, ठीक है। हमारे इतना लेट हमारे पास स्टार्ट हुआ, ठीक है, ट्रीटमेंट, उसके बावजूद हमने अगर इतना रिकवर कर लिया कि इस साल हमारे पास एक केस आए, अगर अगले 2 साल हमारे पास कोई केस नहीं आता तो हम भी पोलियो फ्री कंट्री हो जाएंगे। और हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क जो है वो पोलियो फ्री हो, और हम लोग जो है ये तभी पॉसिबल है जब हम पोलियो हेल्थ वर्कर टीम्स और इनके साथ कोऑपरेट करें, और इसके अलावा उनकी हिदायत पे अमल करें, जैसे पानी के बारे में बताया, खुराक के बारे में बताया, एक दूसरे से मिलते हुए थोड़ा सा सफाई का वो कहते हैं ना कि ख्याल रखना, ये आपके और आपके बच्चों, अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि माँ बाप जो हैं वो समटाइम्स नहीं मानते, या जो वालिदैन हैं उनके लिए आगाही कितनी ज़रूरी है? उनके लिए आगाही इतनी ज़रूरी है कि अगर आपको अपना बच्चा प्यारा है, ठीक है, तो आप उसे ड्रॉप्स पिलाएं। बराहे मेहरबानी आप अपने बच्चों को ड्रॉप्स बल्कि ढूंढा करें। वो कहते हैं ना पोलियो टीम्स ढूंढ रही होती हैं बच्चों को, लेकिन असल में हमें खुद इतना अवेयरनेस जो है वो हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है शामिर, कि पेरेंट्स खुद ये कहें कि अच्छा कहाँ है, आए नहीं, जो टीम है, या खुद ले जाएं। और कई ऐसे रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे माशाल्लाह पेरेंट्स हैं जो कि खुद इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मेरा ख्याल है जो नहीं लेते वो अपने साथ और अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो मेरा ख्याल से कि उन्हें अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, अवेयरनेस के लिए आपका क्या ख्याल है कि अब सारी सिचुएशन आपने देख ली, ठीक है, साउथ पंजाब में मुल्तान से रिलेटेड आपने देखा, तो क्या चीज़ कहाँ पर जो है वो कमी है जिसकी वजह से जो है काम नहीं हो रहा? हमारी यंग जनरेशन में कमी है। यंग जनरेशन में? उसकी रीजन ये है आ गए हैं पॉइंट पे अब शामिर। हम कहते हैं कि हम खुद बेहतर हो, ठीक है, हम दूसरों को साथ लेके नहीं चलते। हाँ, सबसे मेन। अब देखें इस टाइम बीसीयू में कम से कम 30,000 स्टूडेंट्स तो पढ़ रहा होगा बेशक। हमारी यूनिवर्सिटी में अराउंड अबाउट 5 to 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम, हमारे वीसी साहब, मैं अपने वीसी साहब को सैल्यूट पेश करूंगा कि वो इस टाइम इतना वर्किंग कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज पे, ठीक है, बड़ी बात है, बहुत अपनी जेब से वो पैसे लगा रहे हैं ये लोगों की फलाह के लिए, सोशल कॉज के लिए, और उन्हें माशाल्लाह 17 इम्तियाज भी मिला था, माशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, हम अपने घर में कह देते हैं कि आप पोलियो बच्चों को पिलाएं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द यार 500 लोग भी अगर रहते हो, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द रिमोट एरियाज में 500 लोग भी रहते हैं,
आप अगर सुबह निकले ना, ठीक है, सिर्फ एक दिन दें महीने में, सिर्फ एक दिन आप सुबह निकले, ठीक है, हर घर में 2-2, 4-4 मिनट देते जाएं, ठीक है। जिस इलाके में आप रह रहे होते हैं वहाँ आपको कोई ये नहीं कहता कि आप ये क्यों बात कर रहे हो, आप ये अवेयरनेस कैंपेन क्यों कर रहे हो। और हो सकता है कि देखें, जब आप अपने एरिया के लोगों से बात करेंगे, ये बात शामिर की बहुत अच्छी है, तो वो आपकी बात को सुनेंगे भी गौर से, क्योंकि जाहिर बात है आप उस एरिया में रह रहे हैं। देखिए बात ये है, मैं इस पर बात करना चाहूंगी ये कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की या जो लोग क्लब से हैं या कोई डॉक्टर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हेल्थ तो सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उनके घर में जो बच्चा है या उसके साथ इस तरह के इश्यूज हो, या मतलब सारी लाइफ, पूरी लाइफ खराब होती है। और साथ में ये नहीं होता कि अगर आपके एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है तो उसके साथ उसकी पूरी फैमिली सरवाइव करती है। और वो ये लाइफ टाइम के नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि, लेकिन फिर ये होता है कि फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं अपने उन बच्चों को जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने सैयदा बुशरा, और काश हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो हम इस पर बहुत अच्छी बात करते, लेकिन हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से का जो है वो टाइम शॉर्ट रह गया है। कोई एक छोटा सा मैसेज आप यूथ को देना चाहें? मेरा यूथ को यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, जो मतलब जिस तरह की भी आप अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि मैं ब्यूटिशियन होने के साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितना किसी के लिए बेहतर कर सकते हैं, वो किसी भी शेप में हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी अवेयरनेस के हवाले से या किसी भी तरह, क्योंकि इंसान वही है जो दूसरों को फायदा दे सकता है। एग्जैक्टली, हमारी जो तख्लीक का मकसद है, आप ये देख लें कि वो ठीक है, और वो दूसरों के साथ यानी कि आपका काम आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। थैंक यू बुशरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उनके साथ है शामिर, कोई भी शॉर्ट सा मैसेज अगर आप देना चाहें। मेरा शॉर्ट सा मैसेज ये है कि एहतियात जरूरी है, ठीक है, किसी चीज में, और ये लाइफ टाइम एहतियात करनी चाहिए। ये पोलियो की मैं आपको शॉर्ट टाइम खत्म होने वाला छोटी सी एक बात करता चलूंगा कि जरूरी नहीं है कि पोलियो बच्चों को, अमेरिका से केस आया था 39 ईयर में उन्हें पोलियो हुआ था, ठीक है। एहतियात की इसका मतलब है बहुत ज्यादा, ये सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरत है। शामिर एजाज सहारन थे हमारे साथ, एक्टिविस्ट, हेल्थ एक्टिविस्ट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और इसके साथ ही कहीं मत जाइएगा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ वापस आ रहे हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और हमारे साथ नए मेहमानों के साथ और नए मौजू के साथ आपके सामने हम दोबारा हाजिर हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको पता है कि जो अक्टूबर का मंथ है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। इसको पूरी दुनिया में जो है वो अच्छे तरीके से लाइक अवेयरनेस के तौर पे और दी जाती है, और जो है कैंपेन्स होती हैं और इस पर बात होती है। तो उस पर आज हम भी बात करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और ये है कि हम उनसे जानेंगे कि कुछ सवालात जो आप टीवी पर अक्सर सुनते हैं कि क्या साइंस हैं, किस तरह से आप उसका एग्जामिनेशन करें, हम लेकिन उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। इस तरह की कॉमन बातें जो कि आम जो खवातीन हैं उनके जहन में आती हैं और उनको शायद उसके जवाब जो है वो नहीं मिलते हैं। तो ये कि आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी, जो कि कंसल्टेंट है, जिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वेलकम टू द शो। अच्छा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इशारत, जो कि क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और आज वो हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर इशारत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी, मैं आपसे स्टार्ट करूंगी कि देखें ये जो मंथ है इसको हम मना रहे हैं, हम बता रहे हैं सबको कि आप इस तरीके से अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग टीवी पर जैसे सुनते हैं कि इस तरीके से इसके आपने इस तरीके से अपना एग्जामिनेशन करना है। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू एक दे दीजिए और फिर यह है कि हम इसको आगे लेकर चलते हैं डिस्कशन को। पहली बात तो ये कि जो अक्टूबर का महीना है दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट कैंसर मंथ, और ठीक हो गया, के हवाले से बहुत ही अहम महीना है। वजह इसकी ये है कि हम क्यों पूरी दुनिया बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी, आप चूंकि सही बात है ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आपसे मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी। अभी मुझे एक क्वेश्चन डॉक्टर इशारत से करना है। डॉक्टर इशारत, आप ये बताइए मुझे
कि आपके पास जैसे जो खवातीन आपके पास आती हैं, ठीक है, और वो आपसे ज्यादातर अभी जो सिर्फ मुल्तान से रिलेटेड केसेस हैं वो कौन से, मतलब कितने % है? देखें, जो फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर इस वक्त वो ब्रेस्ट कैंसर है जी। ठीक है, और ओवरऑल हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, लिवर कैंसर्स हैं, ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, और प्रोस्टेट कैंसर है जो मेल्स में बहुत कॉमन है। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्ली सबसे कॉमन है, और मेल्स में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो लिवर का कैंसर है और ओरल कैविटी का कैंसर है वो कॉमन है हमारी इस लोअर पंजाब वाली साइड पे। अच्छा, कितने आपको क्या लगता है कि जब आपके पास खवातीन आती हैं तो उनमें से ज्यादा को ज़ाहिरी बात है सर, अवेयरनेस की जहाँ तक बात है वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। फोन पे आप जब कॉल करते हैं तो उस पर भी आपको मैसेज एक दिया जा रहा होता है कि ये महीना जो है ये इस अवेयरनेस का है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जिसको आप अभी हम रही बात है कि ब्रेक से पहले नाज़रीन हम आपस में भी डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ खवातीन, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आए और बहुत सारी दफ़ा मैंने अपनी फ्रेंड से भी ये चीज़ें सुनी कि हमें जो है वो मस्कुलर पेन शुरू हो गया, ठीक है, या मस्कुलर पेन उन्हें है, ठीक है, राइट ब्रेस्ट में है या लेफ्ट में है या दोनों में है। तो ये समटाइम्स जो है आपके एक्सीडेंटल भी हो सकता है, समटाइम किसी और रीज़न से भी हो सकता है, और एक इसमें बहुत बड़ी जो कमी बताई जाती है, जो एक बड़ा आंसर है वो ये है कि वो विटामिन डेफिशिएंसी है। समटाइम आपको पेन जो है वो विटामिन डेफिशिएंसी से भी हो रहा है। तो हम समटाइम्स मिक्स कर देते हैं इन दोनों चीज़ों के, हो पेन हो रहा है तो आप समटाइम बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो इस बारे में जो है वो डॉक्टर इशारत आप बताइए कि क्या ये चीज़ जो है लोग, जो लड़कियां और जो लोग हैं वो पैनिक हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो पेनलेस स्वेलिंग की उसमें आता है जी। तो उसकी प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट होती है वो स्वेलिंग होती है, कोई लंप होता है ब्रेस्ट में, या ब्रेस्ट की जो शेप है उसमें कोई तब्दीली आ जाती है, या निपल्स की शेप में तब्दीली आ जाती है, इन्वर्जन हो जाती है, अंदर चले जाते हैं, या उसकी स्किन में, ब्रेस्ट की स्किन में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेनफुल स्वेलिंग है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती, उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपना एग्जामिनेशन करवाएं और टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट करवाएं। वेरी नाइस। अच्छा, डॉक्टर इशारत ने हमें बड़ा अच्छा एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम वापस आएंगे डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी साहिबा के पास। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन, आप बता रही थी कि खवातीन जब आपके पास आती हैं तो सबसे पहले चीज़ है स्क्रीनिंग, ठीक है। जब आप उनका स्क्रीनिंग करती हैं तो फिर एज के हिसाब से आप उन्हें क्या रेफर करती हैं कि किस तरह की जो स्क्रीनिंग है वो उसकी तरफ जाएं? फॉर एग्जांपल 30 to 40 एंड देन 40 to 50, वो आप क्या रेफर करती हैं? देखिए, स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है तो इसमें स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाकी जितने भी कैंसर्स हैं उनकी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो छाती के कैंसर के हवाले से स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, यानी कि आपकी आम पॉपुलेशन को पता होना चाहिए, चाहे उनकी फैमिली के अंदर ब्रेस्ट कैंसर पहले से किसी पेशेंट को हुआ है, कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है, चाहे नहीं हुआ। बीइंग अ फीमेल, आप, मैं, बाकी जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, कोई भी खातून ऐसी है जिसको ये कैंसर जिंदगी के किसी भी लम्हे में किसी भी उम्र में हो सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना है हमेशा अपनी ज़िंदगी में? एहतियात की बात करते हैं तो एहतियात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीनिंग क्या है? ये बेसिकली एहतियात के ज़ुमरे में ही आता है। इसमें जो अमूमन हम कॉन्सेप्ट लेते हैं वो ये है कि अगर आपकी फैमिली के अंदर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या कुछ खास और कैंसर्स हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे, अगर वो मौजूद हैं तो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या है आपका? अगर आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा कोई पेशेंट मौजूद नहीं है, आप सिर्फ फीमेल हैं, अपने आप को आप स्क्रीन आउट करवाना चाहते हैं, तब आपका क्या क्राइटेरिया? दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। पहले हम बात करते हैं जर्नल फीमेल्स के हवाले से कि आप अपनी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यंग फीमेल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं उनमें वो कैसे कर सकते हैं? दैट इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। एक ज़माना था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी अपनी छातियों का खुद मुआयना करना, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें देखी गई कि फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, टाइप एज बहुत सी फीमेल्स होना शुरू हो गई परेशानी में कि हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, और उनके पास उनके जो स्क्रीनिंग आउटडोर क्लिनिक से वहाँ पे रश बढ़ना शुरू हो गया और लोगों को पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए। तो इसको फिर बाद में थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। तो उसमें अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो कंसर्निंग डॉक्टर है जिसके पास आप गए हैं वो आपको कैसा प्रोटोकॉल फॉलो करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खातून है वो सिर्फ यही चेक कराना चाहती हैं कि मुझे कैंसर नहीं है, अगर वो बिलो 40 ईयर्स हैं तो उसमें आपके लिए, और उनके खानदान में कोई हिस्ट्री नहीं है, जस्ट
क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप उनको एडवाइस करें, उनकी अल्ट्रासाउंड करवाएं और उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन यानी छातियों का मुआयना किस तरह से करना है। ये एक खास प्रोटोकॉल होता है जो हम एक दफा पेशेंट को बता देते हैं, बहुत ही ईजी सा है, आप फीमेल्स आराम से घर में बैठ के कर सकती है। मैं खुद बहुत सी बच्चियों को बताती हूँ ये चीज़ कि आपको ये करना है। तो उसमें आप ये है कि ड्यूरेशन बहुत फ्रीक्वेंट ना करें, आप थोड़ा उनको गैप बता देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप जब बात कर रहे होते हैं आपको पता चल जाता है ये बच्ची जो है ये कितनी परेशान है, ये खातून कितनी परेशान है, फिर आपको उसके हवाले से आप देखते हुए कि आप इतने मंथ्स पे आप अपना जो है ये आप ये रिपीट कर सकते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हाँ, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है। माँ को हुआ या खाला को हुआ या फुप्पो को हुआ या आपके फर्स्ट जो कजन्स हैं, जो खाला के बच्चे हैं, फुप्पो के बच्चे हैं, चचा के बच्चे हैं, इनमें से किसी को हुआ या आपकी किसी बहन को हुआ, तो तब आपका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है कि आप फिर अब आ जाते हैं जल्दी से। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालदा को अगर किसी की वालदा को 50 साल की उम्र में कैंसर डायग्नोज हुआ है तो एक अमूमन हम जो पेशेंट्स को समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 इयर्स बिफोर यानी जब आप 40 साल की हों तो आपकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, ये एक समझाने वाली बात है। इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक इस तरह की हम नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसा है कि अगर आपने आम पब्लिक को ये बात बतानी है स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए, ये एक आसान सी बात है कि आपको 60 साल के हैं तो 50 साल में आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मतलब जो आपके क्लोज रिलेटिव में आपने देखा है जितनी जल्दी हो 10 इयर्स बिफोर तो यानी जो पेशेंट, हाँ, ये एक आम सी बात है, इसको बताना आसान है, समझाना आसान है। और वैसे हर खातून को 40 साल की उम्र से अपनी स्क्रीनिंग शुरू करने की तरफ आना चाहिए। जो न्यू प्रोटोकॉल्स हैं, न्यू गाइडलाइंस हैं, वो हमें ये कहती हैं 40 से 45 साल की जो उम्र है उसमें आप मोटिवेशन पैदा करें खवातीन के अंदर कि आप अपनी स्क्रीनिंग की तरफ आएं। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और नॉर्मल स्क्रीनिंग आपने करानी है तो आप स्क्रीनिंग के बारे में सोचें। आप एक दफा कराएंगे, फिर आप थोड़ा सा आपकी झिझक दूर होगी, फिर आप दूसरी दफा कराएंगी, तो 40 to 45 में थोड़ा सा जो आपकी हेजिटेंसी है उसको दूर करना है। इस टेन्योर में अपने आप को एंटर करना है, नेक्स्ट डेकेड के अंदर जाने से पहले अपने आप को एंटर करना है स्क्रीनिंग में। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर कुर्रतुलैन ने कि आप अपने आप को 10 इयर्स बिफोर यानी बिफोर दैट टाइम आप अपना जो है स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपका वैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है और उसके अलावा जो है आपका अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अच्छा मैम, ये कहा जाता है कि ये बड़ा डेंजरस है, ये आपके लिए शुआएं, वो कहते हैं ना आम जबान में जो जिस तरह हमारे लोगों में आप ये बात यूज होती है कि जनाब नहीं शुआएं लगवाना जो है या जो अल्ट्रासाउंड्स हैं ये जो है ये डेंजरस होती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के हवाले से अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी ये दो चीजें हैं। अल्ट्रासाउंड क्या है? जस्ट आपको पता है जैसे हम अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, साउंड होती है, साउंड वेव्स होती हैं जिसके थ्रू हम ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। बेसिकली अल्ट्रासाउंड से मुराद ये है कि उसको हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए से हम मालूम कर सकते हैं चीज़ों की हैयत के हवाले से या होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको किसी किस्म का पॉइंट्स में भी मैं आपको कहूंगी कि नुकसान नहीं है। ये वो वेव्स या ये वो रेज नहीं है इसके बारे में लोग कॉन्सेप्ट करते हैं कि नहीं, अल्ट्रासाउंड टेंशन फ्री होकर आप करवाएं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले तो एग्जामिनेशन की तरफ जाएं। अच्छा, मैं ये सवाल डॉक्टर इशारत आपसे करूंगी कि कहा जाता है, अब जैसे कुछ लोग हैं वो इस तरह पैनिक होते हैं कि अच्छा जी, अब देखिए हमने तो नहीं, नॉट एवरीवन इज बायोलॉजी स्टूडेंट और हमने वो नहीं साख पढ़ी हुई या देखी नहीं हुई। अब क्या होता है, ज्यादा हम गूगल कर लेंगे, ठीक है, उसका मस्कुलर जो पैटर्न है देखने के लिए हम ये करेंगे। अब क्या होता है कि जब हम खुद एग्जामिनेशन करते हैं तो मेरी बल्कि एक दोस्त थी मुझे कहती हाय हाय मैंने तो एग्जामिनेशन किया था और उसके बाद ना मुझे अगले 2-4 दिन ना नींद नहीं आई बिकॉज मेरे हाथ ना एक मसल लगा था और मुझे लगा था कि शायद ना वो कोई, मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मतलब तुम खुद भी डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो, बिकॉज फिर ये क्या, सही बात है, रूटीन है, करना चाहिए और जिन लोगों को अवेयरनेस है उनको करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या, मतलब ऐसी लड़कियों को? देखिए, सेल्फ एग्जामिनेशन का एक प्रॉपर तरीका है, जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है उसका एक तरीका है, आपको उस तरीके को फॉलो करना है। उसके लिए बेहतर है कि आप अपने किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से या किसी भी फीमेल डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, तो आपको तरीका पता होगा एग्जैक्टली कि आपने करना क्या है, तो ये आप प्रॉपरली अपने आप को एग्जामिन कर सकेंगी। अगर आप वैसे ही एग्जामिन करें और उसमें ऑब्वियसली आप बहुत सारी गलतियां करेंगी, उसमें फिर आप परेशान भी होंगी, ठीक है, गलत एग्जामिनेशन भी करेंगी और उसमें एंग्जाइटी में रहेंगी, फिर गूगल पे देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, मजीद परेशान रहेंगे। आप फिर जब गूगल पे चले जाएंगे ना, देन फिर आपकी वो एक आपका पैनिक जोन है, उससे बाहर आने का आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा। फिर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, किसी हेल्थ प्रोफेशनल से मशवरा करें कि कैसे एग्जामिन करना है,
बजाय इंटरनेट पे देखने के, तो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अल्लाह माफ करे, वो तो बड़ा बड़ा कुछ बताता है, दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस, और आप लिटरली आपको वो, और सच में सर उसके बाद तो मैं मतलब जो है ना काफी खुद भी काफी परेशान रही थी कि ये क्या बात कर रही है। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुलैन, ये तो चले हो गया हमारे पास स्क्रीनिंग एंड एग्जामिनेशन का, ऐसा क्या लाइफस्टाइल है आप क्या सजेस्ट करते? फैमिली हिस्ट्री भी नहीं, ठीक है, अगर कोई एक आम लड़की जो है वो ये सोचे कि भाई ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो प्रिवेंशन की तरफ लाता है, सही, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफी। एग्जैक्टली, तो अब वो हमारा बीच में मिस हो गया एक पॉइंट कि अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको क्लियरली बताया कि वो ऐसा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव सा है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेमोग्राफी जो कि बहुत ही कॉमन है, यानी छातियों का एक खास किस्म का एक्सरे किया जाता है, उसके बारे में काफ़ी ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं कि इसमें हमें जो है एक्सरेज हैं क्योंकि, तो ये तो फिर हमारे लिए डेंजरस खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन इसकी हमारे पास साइंटिफिकली जो चीज़ें हैं, जो हम कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ऐसी ये रेज या वेव्स हैं जो कि नुकसानदेह नहीं है, इसीलिए तो इनको स्क्रीनिंग में रखा गया है। अगर कोई ऐसी शुआएं हों जो आपके लिए खतरनाक हों तो वो कभी भी आपको स्क्रीनिंग के अंदर ना कहते कि आप ये टेस्ट कराएं। पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है, इसलिए ये भी बिल्कुल आपको नुकसान नहीं देती हैं। तभी तो हर साल मतलब कहते हैं कि आप एक दफ़ा ज़रूर कराएं, साल में एक दफ़ा ज़रूर कराएं मेमोग्राफी। तो उसमें वजह सिर्फ यही है कि ये ऐसी शुआएं हैं, अब सूरज की भी तो शुआएं आती हैं ना, हम देखते हैं, तो क्या वो उसमें भी खतरनाक हैं? तो हम उससे तो नहीं डरते। तो एक ऐसा टेस्ट जो आपको स्क्रीनिंग में हेल्प आउट कर सकता है, एक बीमारी ढूंढने में हेल्प आउट कर सकता है, तो उसमें आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि ये एक्सरेज आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और डॉक्टर कुर्रतुलैन आप देखें आजकल हम शौक में ही हैं, अगर आप लोग ये लोग समझें तो आजकल हम शौक में ही हैं। आप ये वाईफाई क्या है, ठीक है, व्हाट इज वाईफाई, इसके अलावा हमारे मोबाइल फोन सिग्नल्स हैं जो आईटी रेज होती हैं हमारी, वो हो गई, तो मतलब हम शौ में हैं, इससे बेफिक्र हो जाएं आप। ये वाली जो शौएं ये कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कंफर्टेबल होकर आपको करवाना। और आपने पूछा लाइफस्टाइल के हवाले से कि कोई ऐसा लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल में ना बहुत सी सादा सी बातें हैं और हम सादा बातों की तरफ आते नहीं हैं, हम मुश्किल बातों की तरफ जाते हैं। हाँ। सादा बातों में ये है कि हमें नेचुरल हैबिटेट में रहना है ना, हमें कुदरती जो चीजें हमारे आसपास है, कुदरती माहौल है, वो अब जो कि नापैद हो चुका है, हमने उसको वापस लाना है। हमारे लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एयर की फ्रेशनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक अच्छा नेचुरल हैबिटेट देता है जिसके अंदर आप रहते हैं, जो अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बनाया था, और इंसान की बुनियादी जरूरियात में एक अच्छा माहौल भी शामिल है। जब आपका अच्छा माहौल होता है तो आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आप तब अचीव करते हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं आप। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। देखिए स्ट्रेस जो होता है ना, ये आपको इसी सूरत में हमें ज्यादा स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास सफाई नहीं है, नेचुरल हैबिटेट को हम तबाह कर चुके हैं, हमने उसको बिल्कुल आर्टिफिशियल बना दिया है। तो उस आर्टिफिशियल, जब आप एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो फिर आप आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ही जाएंगे, नेचुरल चीजों से आप दूर हो जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात और बिल्कुल बहुत ही कॉमन सी बात है। दूसरी चीज ये कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्टिव लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ तो काउच पोटैटोज हैं हमारे बच्चे अभी से ही, तो आप कमाल बात आपने ऐसी बात की है, हिट की है ये बहुत सारे लोग। हमारे बच्चे तो ओके, लेकिन कोई बात नहीं, जब करेंगे तो फिर सुनना भी तो ऐसे ही। अब देखिए कोविड में तो इसमें इजाफा हुआ है, तो काउच पोटैटोज हैं, टीवी के आगे पड़े हैं, लैपटॉप के आगे पड़े हैं, मोबाइल के साथ पड़े हैं, तो ये बस हम पड़े ही हैं। तो ये वाली जो पढ़ने वाली सूरत हाल है, ये थोड़ी सी खतरनाक है। इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल की जरूरत है, इसको सिखाने की, समझने की और खुद को समझाने की जरूरत है। ये डॉक्टर कुर्रतुलैन है, माँ बाप की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैंने कहा ना ये समझाने की, समझने की बहुत जरूरत है। और दूसरी जो चीज ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल में जब आप वॉक करते हैं, देखिए आपकी पसंद है, आप वॉक करें, आप साइकिलिंग करें, आप जॉगिंग करें, आपने जो भी आपकी एक्टिविटी जो आपको एक्टिव रखता है काम, आप वो करें जिसमें आपकी पूरा फोकस्ड हो। अच्छा, ये फोकस्ड होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप फोकस नहीं है, आपका दिमाग इधर उधर मोबाइल में ही लगा हुआ है, तो फिर आपकी उस वॉक का कोई फायदा नहीं है कि जब आप वॉक भी कर रहे हैं और मोबाइल पे टिक टिक भी लग रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर कुर्रतुलैन ने कि अगर आप वॉक भी कर रहे हैं ना तो प्लीज कोई ऐसी फोकस ऑन एनवायरमेंट वो अपील करें, अपने अंदर लेकर जाएं, बजाय इसके सोचे अच्छा उसने मुझे ये कहा था तो अब मैंने ये करना है। हार्मोनल इश्यूज है ना खवातीन में स्पेशली, खवातीन कहती है सारा दिन घर के काम हम करते हैं, तो हम तो फिर भी मोटे होते जा रहे हैं, हालांकि हम टाकियां लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ओहो, बहुत कमाल सवाल, इसका जवाब मतलब एक ऑनकोलॉजिस्ट आपको दे रही है।
क्योंकि इसका ताल्लुक है, आपने तो सेशन कमाल कर दिया। इसका ताल्लुक है ना, देखिए इसका ताल्लुक है कि जब आपको मोटापा होगा, खवातीन में ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, हार्मोनल तब्दीलियां होंगी। हार्मोन्स ऐसी रतूबतें होती हैं आपके जिस्म के अंदर जिसका आपका ताल्लुक बराह रास्त आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ है, और बराह रास्त नहीं भी है तो इनडायरेक्ट भी है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत जरूरी है। खवातीन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 रतूबतें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और खवातीन जब आप ओबेसिटी में चले जाते हैं तो आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब आपके अंदर वो हार्मोनल रेजिस्टेंस है, आप मोटे हो रहे हैं, हार्मोन अंदर से आपको और मोटा करें, आप और मोटे हो रहे हैं, बाहर से भी मोटे हो रहे हैं, अंदर से भी मोटे हो रहे हैं, वो एक मोटापे की सूरत हाल में आप हैं। तो ये हार्मोन आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा आप मोटापे का शिकार होंगी, मोटापे का शिकार होंगी तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। डॉक्टर कुरतुलैन, आपने समंदर में से हाथ डाल के वो राज निकाला है कि अब जो सुन रही थी ना उनकी आईब्रोज यूं हो गई होंगी कि मतलब मैंने तभी आपसे कहा था ना, सादा बातें हैं, सादा बातों को हम तवज्जो नहीं देते, हम कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। तो सादा बातों में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो हार्मोनल रेजिस्टेंस है इसका उर्फे आम में हम क्या बताएंगे? मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे मैंने बताया, जो हार्मोन्स को हम कहते हैं रतूबतें, खवातीन के लिए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये ऐसी रतूबतें जो उनके जेंडर को बताते हैं, यानी खवातीन इसी हार्मोन्स की वजह से खवातीन हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और मर्दों में और तरह की रतूबतें होती है जिसकी वजह से वो मर्द होते हैं, ये जेंडर डिफरेंशिएशन होता है। हमारे जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो 2 रतूबतें जिनका मैं बार बार नाम ले रही हूँ, ये हमारी जिस्म के अंदर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारी छातियों के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम कहते हैं ना कि भाई ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, छाती में पेन होता है। आपकी ब्रेस्ट पेन्स में बहुत सारे हिस्ट्री में बहुत सारे सवाल जब किए जाते हैं, उसमें एक सवाल बहुत मैं पूछती हूँ और वो उस पर मुझे अफसोस होता है। बहुत सारी खवातीन जो हैं, एक तो ओबेसिटी में है, हार्मोनल रेजिस्टेंस पैदा हो गई, हार्मोन का लेवल ऐसे बढ़ गया कि उसने आपकी बॉडी के अंदर हर चीज को खराब कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। माने हमल अद्वियात हैं जो कि हार्मोनल होती हैं, ये बाहर से आपको ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे रही हैं जी, ये माने हमल अद्वियात। ठीक है। और कुछ खवातीन ऐसी हैबिचुअल होती हैं, उनको इतने साल हो जाते हैं और वो ये काम कर रही होती हैं, मुसलसल कर रही होती हैं, और बगैर किसी डॉक्टर कंसल्टेंट, हाँ जी, कंसल्टेशन के। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसी खवातीन मैंने देखी हैं जिनमें जब हम ये सवाल करते हैं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले रही होती हैं, और उनको जैसे पहले उन्होंने 1 महीना लिया तो उसके बाद ही उनकी ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए, उनको ब्रेस्ट लंपी बम्पी ऐसे महसूस होना शुरू हो गई, ब्रेस्ट पेन शुरू हो गया। गो कि वो कैंसर वगैरह नहीं था, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें ये है कि इसका मतलब ये है आपको हार्मोनल इश्यूज ऐसे शुरू हो गए हैं जो आपकी छातियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं, छाती के कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। और स्पेशली ऐसी फीमेल्स जिनकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी ब्रेस्ट या अंडेदानी का कैंसर या छाती का कैंसर चल रहा है, उनको तो बहुत एहतियात करनी चाहिए, उनको इस तरह की दवाइयों से अवॉइड करना है अपने आप को। और फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, गायनाकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं। कुछ सेफ पिल्स होती हैं जिसके अंदर हार्मोनल जो रेशियो होती है वो बड़ी बैलेंस्ड होती है, कुछ होती हैं जो प्योर हार्मोनल होती हैं, जैसे प्योर ईस्ट्रोजन है या प्योर प्रोजेस्टेरॉन है। अमूमन जो OCPs माने हमलत भी आते हैं वो मिक्स्ड होती हैं, लेकिन हमारी खवातीन में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ब्रेस्ट क्लिनिक जब हम करते हैं तो उसमें हमें देख रहे होते हैं, उसके अंदर ये चीज भी जो मिक्स्ड भी हैं वो भी खवातीन के अंदर छाती के अंदर कुछ तब्दीलियां ला रही होती हैं, हार्मोनल ऐसे तब्दीलियां कि उनको कहना पड़ता है कि आप कोई और जो है वे इस्तेमाल करें उसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन आप ये ना करें कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कोई और यूज करें। आप नहीं, बहुत अच्छी बात है, टैबलेट्स मत खाएं, तो वो फिर आप गायनाकोलॉजिस्ट से भी इन टच रहें और आप जो है अपनी स्क्रीनिंग के हवाले से भी कॉन्शियस रहें। अच्छा, ये है कि काइंडली ये जो प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पिल्स हैं या कुछ और भी है, उसके बारे में हम डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी से बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और ये है कि आप हमारे साथ जो हैं वो स्पेशलिस्ट मौजूद हैं मीनार कैंसर हॉस्पिटल मुल्तान से, और हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर, और 2 डॉक्टर्स जिनमें से डॉक्टर इशारत इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर कुरतुलैन हाशमी। डॉक्टर इशारत से हम बात करेंगे कि ठीक है, अवेयरनेस भी हो गई, इसकी प्रिवेंशन के बारे में भी हमने बात की, तो कितना ताल्लुक है डॉक्टर इशारत एक हस्बैंड का और एक जो मेल है हमारी सोसाइटी के, कि जो रोकते हैं कि नहीं आपने एग्जामिनेशन नहीं कराना, नहीं जी नहीं हमने तो नहीं भेजना,
हम क्यों भेजें एंड ऑल दैट, तो उनके लिए आप क्या जो है वो मैसेज देंगे? देखिए मैडम, 2-3 मसले हैं हमारी सोसाइटी में। एक तो इश्यूज हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हाँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा इशू है फाइनेंशियल इश्यूज। अक्सर लोगों को ब्रेस्ट में लंप होता है, इवन वो फंगेटिंग भी हो जाता है, स्किन भी इन्वॉल्व कर लेता है, लेकिन लोग अपने घरों से नहीं निकलते क्योंकि उनके फाइनेंसेस इतने नहीं होते। तो सेकेंडली ये है कि कुछ ख्वातीन भी अपनी तरफ से घबराती हैं, वो शर्माती हैं कि हम किसी को जाके एग्जामिनेशन कराएंगे। तीसरा ये है कि जो हमारी सोसाइटी है वो जनरली जो जैसे किसी फीमेल को खुदा न खासा ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसके आसपास के लोग बहुत मशवरा देते हैं उसको कि आपने जाके इसका इलाज नहीं करवाना, इसको लोहा नहीं लगवाना, वरना ये फैल जाएगा, वरना ये ठीक नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि लोहा ना लगवाने से या लोहा लगवाने से ये फैलेगा नहीं, इसका ट्रीटमेंट कराएं, अर्ली डिटेक्शन करें और अर्ली इसका ट्रीटमेंट करें। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर के मर्द की बनती है क्योंकि उसने लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स खुद नहीं जाती हमारी उसमें, अकेली नहीं जाती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि वो लेके अपनी इनकरेज करें। अगर कोई मसला होता है तो उनको डॉक्टर की तरफ लेके जाएं और उसका ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर शारा, सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट भी उस टाइम चाहिए होती है क्योंकि आप खुद इतने मतलब जो है वो उस पैनिक उसमें होते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होता, और दूसरा ये जो इर्द गिर्द के मशवरे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा टाइम आपका वो करते हैं कि जी इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना है? अगर साउथ पंजाब की किसी खातून को चाहिए कि वो सबसे पहले वो जाना चाहे तो पहला स्टेप, देखिए पहला स्टेप तो जो लोकल डॉक्टर्स हैं आपके, जनरल फिजिशियंस हैं, आप उनके पास जाएं। सबसे पहले उनके पास, सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा इशू फील होता है तो आप जनरल फिजिशियन को दिखाएं, जीपीस को दिखाएं, अपनी चलें फीमेल्स नहीं दिखाना चाहती जनरल फिजिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाएं, ठीक है। अगर वो आपको उनको फील होता है कि इसमें कोई डेंजरस चीज है या कैंसर की तरफ जा रहा है, तो मुल्तान में मीनार कैंसर हॉस्पिटल है, आप लोग हमारे पास आएं, तो हमारे पास सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं। और ये बहुत नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि आपके रीजन में एक चीज मौजूद है। तो सर ये बताइए कि हॉस्पिटल के बारे में बताएं कि वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं अभी, जो है क्या उनमें क्या अपग्रेडेशन हुई है, पहले क्या था, उस बारे में बताइए। देखिए जी, फैसिलिटीज जो है ना दो तरह की हैं हमारे पास, एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं और एक ट्रीटमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज हैं। जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं उसमें सारी जितने भी ब्रेस्ट कैंसर के या जनरली कैंसर के डायग्नोसिस में जो टेस्ट होते हैं वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हमारे पास हैं, प्रॉब्ली 90% टेस्ट हमारे पास हैं। इसमें हमारे पास लेबॉर्ट्री है जिसमें ब्लड के टेस्ट किए जा सकते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास मेमोग्राफी है, एक्सरेज हैं, हमारे पास गैमा कैमरा है, हमारे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हमारे पास स्पेक्ट सीटी है, हमारे पास तकरीबन सारी डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज हैं जो बिल्कुल ऑल आर वर्किंग, हाँ जी, और सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं हमारे पास। और सेकेंडली ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरली कैंसर होता है इसमें ट्रीटमेंट में 3 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, एक कीमोथेरेपी है, एक सर्जरी है और एक रेडियोथेरेपी है। तो कुछ कैंसर्स में तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ में इनमें से 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, कुछ कैंसर्स में एक चीज़ यूज़ होती है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर बात करें तो इसमें तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं, कीमोथेरेपी भी, रेडिएशन भी और सर्जरी भी। तो हमारे पास कीमोथेरेपी की भी सहूलत मौजूद है, हमारे पास रेडिएशन की सहूलत भी मौजूद है। रिसेंटली हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर आया है जो कि एक बहुत लेटेस्ट रेडिएशन की मशीन है जो साउथ पंजाब में हमारे पास है, तो वो भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो हमारे पास रेडिएशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी हैं, इंडोर वार्ड्स हैं जहाँ पे हम एडमिट कर सकते हैं पेशेंट्स को, कीमोथेरेपीज की फैसिलिटीज़ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पूरी टीम है हमारे पास जिससे हम उसको, यानी इतना अच्छा जो सेटअप है वो हमारे पास मीनार हॉस्पिटल में मौजूद है और ये किसी ब्लेसिंग से वाकई में कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ आज जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं और ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप बच सकते हैं, और अगर आप इसमें मुब्तला हैं तो आपने कहाँ जाना है और क्या करना है, और इधर उधर की किसी की बात नहीं सुननी है। और जो है मॉरल सपोर्ट आपको आपके घर से ही मिलती है, तो बराए मेहरबानी अपने और आसपास वाले जो लोग हैं उनका ख्याल कीजिए, अवेयरनेस दीजिए और उनकी मॉरल सपोर्ट जो है वो आप बने। अच्छा डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन हाशमी, आप बात कर रही थी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के बारे में और इसकी अवेयरनेस के बारे में, तो ये कि फिर आप क्या चीज़ रेफर करती हैं, मतलब ये कि इन चीज़ों से बचने के लिए और इस तरह के प्रॉब्लम में से बचने के लिए? अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैंने पहले एक बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर आपको मजबूरी है कि आपने ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करनी है तो उसमें आपने 2 लोगों से इन टच रहना है। एक आपने ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट जो हैं उनसे इन टच रहना है। सेकेंडली क्यों इन टच रहना है?
स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग की दूसरा चीज अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इन टच रहना है, ताकि ये इन दो के साथ आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये तो उस सूरत में है कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन आप नहीं अडॉप्ट कर सकते, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एक वैरायटी ऑफ चीजें अवेलेबल हैं। खवातीन सिर्फ ये गोलियां खाने पे या इंजेक्शंस लगवाने पे आई डोंट नो तवज्जो क्यों देती हैं। इसलिए ही है मेरा ख्याल है कि इसलिए चीज पुराने हैं ना, पुराने चीजें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि जो मर्द होता है घर का वो मर्द सरबराह होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सरबराह का काम ये होता है कि वो उसके नीचे जितनी भी जो रैयत उसकी है, जितनी भी उसकी फैमिली, उन सबका ख्याल रखना है। सरबराह के पास तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो घर की औरत है वो एक सेंटर होती है। अब उस सेंटर में खातून है, बच्चे उसके गिर्द घूम रहे हैं, इन लॉ साथ रहते हैं, वो उसके गिर्द घूम रहे हैं, उसका बंदा उसके गिर्द घूम रहा है, मतलब ये एक सर्कल है जो चल रहा है। सेंटर में कौन है? खातून, एग्जैक्टली, ठीक है। तो सरबराह का काम ये है कि सेंटर की तरफ तवज्जो दे। कमाल बात की, सेंटर की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। डॉक्टर कुरतुल्लाह हाशमी, आज का जो शो है ना, ये सेशन ये इतना मतलब कहते हैं ना कि फुल ऑफ अवेयरनेस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस की बात नहीं कर रहे, इसमें आपकी सोशल अवेयरनेस, आपके डोमेस्टिक अवेयरनेस की भी बात बिल्कुल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें मुझे तो इस चीज में कोई भी तकलीफ नहीं महसूस होती कि भाई मैं कहूं कि भाई मर्द और औरत बराबर है, वो इस तरह की बातें में नहीं। मर्द सरबराह है, इट्स वेरी राइट थिंग, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना। जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अल्लाह ताला ने सोच समझ कर मर्द को सरबराह बनाया और तो फैमिली बनाया, उसकी जिम्मेदारियां देखे ना, सेंटर की तरफ तवज्जो देगा। जब सेंटर की तरफ तवज्जो देगा ना, उसके अपने घर में जो बाकी बच्चे हैं वो भी सेफ रहेंगे, जो बाकी बच्चे हैं, जो बच्चियों के अलावा बच्चे हैं घर में, वो सेफ रहेंगे, बड़े बूढ़े हैं वो सेफ रहेंगे। सेंटर के साथ अपना लिज़ॉन बनाना है, हर तरह से अपना लिज़ॉन बनाना है। मेंटली भी उसकी हेल्थ पे तवज्जो दें, उससे पूछें कि तुम्हें कोई ऐसा इशू जो तुम बताना चाह रही हो, बता नहीं पा रही हो, उससे जरूर डिस्कस करें। अगर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात आ रही है, देखिए मैंने जैसे बताया, और बहुत से बैरियर मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और उनको हमें कमर्शलाइज करना चाहिए। हमें मीडिया के थ्रू ये चीजें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। तो लें जी, आज के इस सेकेंड हाफ में हम लोग खुद इस चीज को रिपीट करेंगे कि आप काइंडली ये देखें, ये डॉक्टर्स हैं, मतलब क्या इतने अच्छे डॉक्टर्स जब हों, इसकी वजह है। देखिए मैं क्यों बार बार कह रही हूँ, मैं कोई ओसीपीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोई गायनोकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट बात नहीं कर रही, लेकिन मैं क्योंकि ब्रेस्ट क्लिनिक में मैं ये देखती हूँ कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फीमेल्स हैं जो इस तरह की हिस्ट्री के साथ आती हैं, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। देखिए एक चीज होती है किताबों से हमें पता चलती है, किताबी बातें हम करते हैं, हर प्रोग्राम में करते होंगे, भाई ये रिस्पेक्ट है, ये है। एक चीज होती है जो आप अपने एक्सपीरियंस करते हैं, आप अपनी सोसाइटी में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी जो फीमेल्स हैं, हमारी बच्चियां हैं जो आती हैं हमारे पास, ये उनकी कहानियां हैं, उनकी कहानियों से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया है जो मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। इसमें कोई भी ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, लेकिन मैसेज है और इस मैसेज को समझने की जरूरत है घर के सरबराह को। बहुत अच्छी बात, ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, जहाँ एक मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी ब्रेस्ट क्लिनिक के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर शारद ने भी आपको फैसिलिटीज के हवाले से बताया। मीनार कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट क्लिनिक जो है पूरे साउथ पंजाब में अगर आप फोकस करें ना, सिर्फ एक ही जगह पर है, जो हॉस्पिटल सेक्टर्स में अगर आप देखें, एंड दैट इज इन मीनार कैंसर हॉस्पिटल। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक जो हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान में। 18 से 19 इदारे हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, जिस तरह से वन ऑफ देम इज मीनार। तो ये सारे जो है कैंसर के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ कराची, लाहौर, लाड़काना, पता नहीं कहाँ, मतलब 18 से 19 सेंटर्स हैं हमारे जो वर्किंग हैं इस वक्त, और मीनार उसमें से एक है। और मीनार की स्पेशलिटी है कि ब्रेस्ट क्लिनिक अवेलेबल है। खवातीन को कोई चीज बॉदर कर रही है ब्रेस्ट के हवाले से, वो उनको कोई जरा सा पेन हुआ है, बच्चियों को हुआ है, आप आइए, यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, अल्ट्रासाउंड करने के लिए, मैमोग्राफी करने के लिए फीमेल स्टाफ है, एग्जामिनेशन के लिए फीमेल्स अवेलेबल हैं। कितनी बड़ी नेमत है, और इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं भाई, ये देखें आप, मतलब मैं तो ये शर्तिया ये बात कह सकती हूँ, आपने ठीक है बहुत सारे शोज में आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, लेकिन वो बातें आपने यही सुनी होंगी कि क्या प्रिवेंशन हैं, किस तरीके से बच जाएं, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स, लेकिन इतनी प्रैक्टिकल गुफ्तगू आपको आज हमारे इस सेगमेंट में मिल रही है, वो भी हमारे दो जो हैं वो डॉक्टर से, कि आप लोग जो हैं
प्रैक्टिकली इन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं ये चीजें, डेली बेसिस पे जो केसेस आ रहे हैं इन्होंने वहां से ये चीजें इवेलुएट की हैं कि बराए मेहरबानी अगर आपको कोई इस तरह का इशू है तो आप इनके पास आए, इनके पास वो एक्सपीरियंस है। जो डेफिनेट बात है कि आपको फिर किसी, मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह गायनोकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं या उसकी बातें आप सुनते हैं, गुफ्तगू सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपके साथ दुरे शहवार। हम बात कर रहे थे हमारी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में और हमारे साथ मौजूद थी बल्कि हैं डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर कुर्रतुलैन हाशमी, आप बता रही थी जी रिस्क फैक्टर्स के वाले से जहां बात कर रहे थे उसमें बस एक और छोटी सी मैं कॉम्प्रिहेंसिव सी बात करना चाहूंगी। सेल्फ मेडिकेशन को हमने अवॉइड करना है ना। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ बहुत आसान रसाई है कि हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, दवाई का नाम लेते हैं, दवाइयाँ मिल भी जाती हैं, हम दवाई का नाम भी नहीं लेते। मैं आपको एक और एक्सपीरियंस जी हम जाते हैं हम मसला बताते हैं हाँ जी, और बिल्कुल। फिर वो जानते हैं और उनका काम, फिर ऐसा वो है। हमें कुछ जो भी निकाल कर देते हैं मेडिसिन, जो हम घर आके तसल्ली से बिल्कुल। खाते हैं और उसके बाद जो भी होता है वो ये- फिर इनको पता है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे बच्चियों में माहवारी के निजाम में कोई मसला आ रहा होता है तो ये बहुत हैबिट होती है कि ये मशवरा भी नहीं करती डॉक्टर से। वो जाके उनकी माएँ जो होती हैं वो जाके ऐसे किसी मिस के पास, किसी भाई हमने घर मोहल्ले के किसी ऐसे नीम हकीम के पास जाके पूछा और फिर मशवरे से दवाई शुरू कर दी। इस तरह की चीजों को भी अवॉइड करने की जरूरत है आपको। मैं जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये चीजें, ये जिंदगी का हिस्सा हैं, ये दवाइयां लेनी भी पड़ती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। बहुत सी चीजें हैं जो इन्हीं दवाइयों से सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन मशवरे के लिए और आपको कंसर्न आपके डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट एज वेल एज आपके ब्रेस्ट क्लिनिक्स हैं। आपको अगर कोई मसला हो रहा है आप अपनी ब्रेस्ट के हवाले से जरूर अवेयर रहें कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये मुझे कभी कोई प्रॉब्लम कर सकती है। तो चले मैं साल में एक दफा या 6 मंथ्स में मैं एक दफा जाकर अपनी ब्रेस्ट के हवाले से टेस्ट करा लूं, अवेयर रहूं कि भाई हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख लूं डॉक्टर से ताकि मुझे कोई इशू ना हो, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे मसाइल हैं जिसमें आपको ये ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट ही यही दवाइयां हैं। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि कहने का मकसद ये है कि आपको ये पता हो कि सिर्फ आपने एक ही दवाई लेकर और उसके साइड इफेक्ट्स भी ना पता हो, चीजें भी ना पता हो, आप ब्रेस्ट क्लिनिक्स के साथ भी हाईली इन टच रहें और आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ भी इन टच रहें। ये एक लिजॉन है जो बनाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर इशारत, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए कि जो मैरिड खवातीन हैं, ठीक है, मतलब आफ्टर मैरिज, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हैं, सारा कुछ है, ऐसे टाइम में उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको इन क्लिनिक्स के साथ कितना इन टच रहना जरूरी है उनके लिए या आम खवातीन के लिए, या कोई फर्क है इसमें? देखें जी, जो ब्रेस्ट कैंसर है ना उसके रिस्क फैक्टर्स में एक रिस्क फैक्टर है लेट मैरिज। ठीक है, जितनी अर्ली शादी होगी उतना रिस्क उसका कम होगा ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर जो मैरिड फीमेल्स हैं या जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, दोनों को बराबर ही विजिलेंट रहना चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैरिड है उनको ज्यादा होना चाहिए, अनमैरिड को कम होना चाहिए, दोनों को बराबर ही बराबर है। सेकंड ये है कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं उनके लिए प्रॉबेबली अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई मसला होता है तो उनके लिए उसको बताना और उसको डॉक्टर के पास जाना ज्यादा ईजी रहता है, बजाय इसके कि जो अनमैरिड फीमेल्स होती हैं वो बेचारी उसमें हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम होता है कि घर में पहले तो बिल्कुल ऐसे चीजें डिस्कस करना बहुत प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो दोनों को बराबर ही रहना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, जैसे कुर्रतुलैन ने पहले बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर विजिलेंट आपको रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। फिर अर्ली स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अर्ली टेस्ट करने चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी नहीं है तो नॉर्मल रूटीन में जो आपका जो बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेशंस हैं वही मैरिड के लिए और वही अनमैरिड के लिए रिकमेंडेशन। अच्छा डॉक्टर इशारत, जिस तरह हमें ये बात हर एड में हर जगह बताई जाती है कि जनाब 10 में से एक औरत को खतरा है इस चीज का, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक मीनार में पिछले 5 साल में, या एक चले हम रेशो ले लेते हैं 5 साल नहीं तो 10 साल का ले लेते हैं, तो उसमें और अब के टाइम में कमी देखी गई है केसेस में या इजाफा हुआ? देखिए केसेस तो हर ईयर जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं।
उसकी प्रॉब्ली वजह एक ये भी है कि लोगों में अब अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब सेकंड ये है कि पहले ट्रैवल बहुत मुश्किल होता था लोगों का, जैसे फेरी फी से खुदा ना खास्ता किसी का मसला है तो मीनार में सॉरी मुल्तान में या लाहौर में उसको जाना उसके लिए मसला होता था। अब अवेयरनेस भी ज़्यादा है, अब ट्रैवल भी ईजी है, तो अब लोग पहले से ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं और लोग अब घरों से निकलते हैं, लोग इस चीज़ का इलाज करवाते हैं। केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिछले साल की निस्बत 20 साल केसेस ज्यादा हैं, उससे पिछले साल की निस्बत लास्ट ईयर केसेस ज्यादा थे, तो केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर के नहीं, हर कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि शायद हमारी परसेंटेज में इजाफा हो रहा है जिनको कैंसर हो रहा है, शायद ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग अब अवेयर हो रहे हैं, लोग अब घरों से निकल रहे हैं। पहले अपने घरों में ही बैठे रहते थे और वो केसेस रजिस्टर नहीं होते थे, अब वो एटलीस्ट केसेस रजिस्टर होना शुरू हो गए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि देखें अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बल्कि इटसेल्फ मीनार जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो अवेयरनेस जो है वो हम लोगों को दे रहे हैं और अब लोगों को ये अंदाजा हो रहा है कि नहीं ये जो चीज़ है ये डिस्कशन करनी चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये आसान चीज़ नहीं होती। पहली तो चीज़ है कि साइकोलॉजिकली आप उसके अंदर वो हो जाते हैं, लेकिन मेरा यही, और जिस तरह इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, मेरा ख्याल है तो ब्लेसिंग है कि किसी दौर में जैसे होता था कि ये क्या है, मतलब जिस तरह हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है डॉक्टर्स का, इतने अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। प्लीज़ आप अगर कभी इस तरह से कुछ है तो एनुअली, जैसे डॉक्टर कुरतुलैन ने कहा कि आप अपना साल में कम से कम एक दफ़ा नहीं तो मतलब 2 दफ़ा नहीं तो 1 दफ़ा लाजमी आप अपना जो है वो चेकअप करवाइए और जो है वो इस तरह का स्टेप लीजिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर कुरतुलैन कि जैसे आपने बताया कि हमारे पास ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस आपने बताया कि ये भी है। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर है, डायबिटीज जैसे इशू होता है, तो ऐसे लोगों को मतलब क्या चांसेस हैं, किस तरह है, और ऐसी सिचुएशन में उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो आपने जिस तरह नाम लिए अभी शुगर है या इस तरह की जो डिजीजेज हैं, उसका वैसे कैंसर के साथ तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। इसमें सिंपल एक रूल है, और वो रूल ये है कि ये जो डिजीजेज हैं ना, जैसे डायबिटीज आप बता रही हैं, हाइपरटेंशन या हार्ट के प्रॉब्लम्स या ये जो भी हमारे इस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हर बीमारी के साथ ओबेसिटी का रोल है। लेकिन वो सिर्फ कैंसर के साथ रिलेट नहीं करता, वो इन तमाम चीज़ों के अंदर आता है। उसमें आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम पहला स्टेप पढ़ते हैं। हम मतलब जो मेडिकल जो मसाइल हैं उसके लिए भी, कैंसर वाले जो मसाइल हैं उसके लिए भी पहला स्टेप यही होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर, देखिए रिस्क आपका जीरो नहीं होगा, कभी भी आप 0% रिस्क पे नहीं होंगे कि आपको कैंसर हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल सी बात है। हम इंसान हैं और हमें हमेशा रिस्क रहेगा किसी भी बीमारी के हवाले से। रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, रिस्क कम भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी लाई कर सकता है। वो डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स पे जो आपके आसपास हैं, आपके माहौल के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आपके आसपास की चीजें, आपकी खुराक, आपका पानी, आपका माहौल, इस पर मैं जैसे पहले बात कर चुकी हूँ, और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी जेनेटिक्स का बहुत रोल है। जीनियाती तब्दीली कोई ऐसी हो गई है, आखिर फैमिली में पहला तो कैंसर का केस हुआ होगा ना, जो जिसको पहला हुआ, आखिर तो हुआ हो ना, तो वो तो पहला पेशेंट था, तो उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ साथ इंटरनल फैक्टर्स का बहुत रोल होता है कि आपके अंदर जीनियाती ऐसी तब्दीली हो गई है नेचुरली। स्ट्रेस के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है? स्ट्रेस का ताल्लुक जो होता है ना, ये आपके जेनेटिक चेंज के साथ नहीं होगा, स्ट्रेस का ताल्लुक आपकी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के साथ होगा। तो इमोशनल हेल्थ तो आपको पता है कि आजकल एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है, जिस पर इमोशनल जो हेल्थ है उस पर बात की जाती है, लेकिन स्ट्रेस के साथ इन चीजों का बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन जो आपकी जीनियाती तब्दीली होती है वो आपके साथ बाय बर्थ आई है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ने उसको एनहांस कर दिया है, या वो आपके साथ बहुत जल्दी, छोटे बच्चों में भी तो कैंसर्स होते हैं ना, तो वो कुछ कैंसर्स के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर वो पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है ऐसे जीन्स। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है स्पेशली, ये इसका ताल्लुक आपके जीन्स यानी आपकी जेनेटिक्स के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी कि आपका जो पहला पेशेंट होगा, अगर उसके अंदर जेनेटिक चेंज आया, उसको कैंसर हुआ, तो आने वाली जनरेशन में रिस्क बढ़ जाता है, फर्स्ट डिग्री में रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जीन्स का है ना ताल्लुक, जीन्स आगे पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो सकता है, आपके वो जैसे मैंने बताया मैटरनल पेरेंट्स हैं, आपके मैटरनल आपके रिलेटिव्स हैं, जैसे खाला हैं, और आपके कहते हैं क्रॉस मैरिजेस जो हैं, ये इसको डिस्करेज करने का एक वजह ये भी, अच्छा ये सिर्फ कैंसर में नहीं है,
कुछ और भी डिजीजेज हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, इवन कुछ साइकोलॉजिकल डिजीजेज हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, और उसमें भी आपको डिस्करेज किया जाता है कि आपकी इंटर कजन मैरिज आपकी ना हो। तो ये देखिए जनरल लाइफस्टाइल है, आपको सोच बदलनी होगी, आपको अपनी जिंदगी को बदलना होगा, और उसको बदलने के लिए आपको पहले अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं आजकल, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत है। तब्दीली पहले आप खुद अपने अंदर करेंगे तो अपने आसपास आप लोगों को तब्दील कर सकेंगे। खूबसूरत बात की है डॉक्टर कुर्रतुल्ला ने। वैसे तो इस सेशन में उन्होंने बहुत सारी जो है वो आपके सामने बातें की हैं, ऐसी खूबसूरत के वो फिर अब रिपीट में भी देखेंगे तो आपको उतना ही मजा आएगा जो आपने पहली दफा में एंजॉय किया है। तो इतना अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि देखें, अवेयरनेस की बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरत है, और तब्दीली की बहुत जरूरत है। डॉक्टर इशारत, आप अगर कोई, सही बात है हमारे पास जो है वो टाइम शॉर्ट रह गया है, तो आप अगर कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहें ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब योर साइड देना चाहें। देखिए मैसेज तो एक ही है कि देर ना करें, जैसे ही आपको पता चलता है उसमें देर ना करें। अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली डिटेक्शन होगी, उसका अर्ली ट्रीटमेंट होगा और उसका क्योर रेट ज़्यादा है। जैसे ही आप उसको देर करेंगे, उसको लेट करेंगे, उसका क्योर रेट कम है। घर ना बैठें, जैसे ही कोई मसला हो फौरन डॉक्टर के पास जाएं, देर हरगिज़ ना करें। बस मैसेज। बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ आज प्रोग्राम के सेकंड जो सेशन था उसके अंदर मौजूद थे डॉक्टर कुर्रतुल्लाह हाशमी, कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर इशारत क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर कुर्रतुल्लाह हाशमी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें की हमारे साथ। थैंक यू सो वेरी मच। और रोही का बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इशारत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मेजर चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन की और अवेयरनेस दी लोगों को। जनाब, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म होता है, और नए मौजूआत के साथ हम कल दोबारा आपके साथ मौजूद होंगे। और खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, खुशियां बांटने की वजह बनिए। अपनी मेजबान दुरेश शहवार को रोही@10 से इजाजत दीजिए।